मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे अथक प्रयास की वजह से 7,500 से ऊपर पैरामेडिक्स जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जुड़े हुए हैं। और इसको मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि ना केवल हेल्थ केयर वर्कर्स, इसमें बहुत से डॉक्टर्स, इंटर्न्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वो भी जुड़े हैं, और बहुत सारे हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जितने हैं उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है और अपने रेजिडेंट्स को और इंटर्न्स को इस प्रोग्राम से जोड़ा है। इसीलिए आज हम इस नंबर को पहुंच पाए हैं। शायद ये नंबर, क्योंकि एक लिंक से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है ये संख्या 8,000 से भी ऊपर हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से डॉक्टर सुनीश कुमार जी का देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अल्पेश गांधी जी सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और पुष्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद WHO का सहयोग करने के लिए, क्योंकि पूरा प्रोग्राम आप ही के द्वारा फंड किया गया है, और डॉक्टर प्रिया जी ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। तो इसी के साथ मैं अपना ये समाप्त करती हूँ कि ये प्रोग्राम जल्दी शुरू हो सके। और आप लोग से अनुरोध है कि आज जो टॉपिक्स लिए जाएंगे वो फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस पे आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि फैसिलिटी को कैसे तैयार किया जाए, और इन्फेक्शन प्रिवेंशन और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। एंड तक रुके रहिए, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज भी होगी, जिनको हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर सुनीश कुमार सर, डॉक्टर रीना वानी जी और अपर्णा शर्मा ये सवालों के जवाब आपको देंगे। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ही शुरू करते हैं। पारुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये प्रोग्राम आगे चला सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रीति। अब मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब अलग अलग फिर भी एक साथ हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से आशीर्वाद मांगे। मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर सुनेश सर से, डॉक्टर पुष्पा मैम, डॉक्टर चंद्रवती मैम, डॉक्टर अल्पेश सर, डॉक्टर माधुरी मैम, डॉक्टर रीना मैम, डॉक्टर मंजू मैम, डॉक्टर प्रीति कुमार, डॉक्टर अपर्णा और यहाँ उपस्थित सभी रेस्पेक्टेड सीनियर्स से कि वह ज्ञान का दीपक जलाकर इस वेबिनार कार्यक्रम का शुभारंभ करें। Thank you, Akshita. I feel honored and privileged to request Dr. Pushpa Chaudhary ma'am to please give blessings to the audience by saying a few words. Dr. Pushpa Chaudhary is currently working as team lead RMNCH at WHO Country Office, India. She is an obstetrician and gynecologist trained both in India and the UK with over 25 years experience in clinical, academic, public health and administrative areas. She has worked in close collaboration with FIGO, AOGOG, CEPHOG and FOXI. Over to you, ma'am. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Warm greetings to all of you from WHO Country Office, India. First of all, I would like to congratulate AIIMS Delhi WHO Collaborative Center team and FOXI team for organizing this very important event. And I'm really honored to be a keynote speaker at this training session of comprehensive COVID-19, focused very much on healthcare workers who are working in private sector. मुझे काफी खुशी है कि आज निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को लक्षित कर ये कोविड-19 संबंधी तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी तालीम की व्यवस्था की गई है और इसे प्रमाणित करने की भी योजना है। कोविड-19 महामारी के रिस्पांस में
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है और आज संपूर्ण विश्व में इसकी चर्चा की जा रही है। Indeed, COVID-19 response in India has been preemptive, graded, and actionable by high-level political commitment and all of yours continuous and consistent efforts. यदि हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में अपने देश के आंकड़ों की तुलना करें तो जनघनत्व के आधार में यहाँ महामारी नियंत्रण ट्रैक में है and despite highest numbers of cases reported from India globally in last 24 hours, almost 63,000, India has also reported a peak of highest single day recoveries of more than 55,000 in a single day on 15th of August, the India Independence Day. In pursuance of WHO recommended test, track, isolate and treat strategy, India is geared up to reach the testing capacity of almost 10 lakhs per day. कोविड-19 टेस्टिंग रणनीति के तहत इंडिया में एक प्रयोगशाला से जब शुरुआत हुई थी जनवरी में, आज करीब 1433 प्रयोगशालाएं हैं और इसमें 486 प्राइवेट लैब्स हैं। इसके साथ साथ सर्विलेंस और उपचार में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने क्रमिक रूप में प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया है और इस महामारी ने भारत को एक और अवसर प्रदान किया है। भारत में अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र सेवाएं प्रदान की जाती हैं और पब्लिक हेल्थ सिस्टम में स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से मुझे लगता है वी कैन इंश्योर दैट ओवरऑल हेल्थ सिस्टम not only survives but emerges stronger than before. हमने महामारी शुरू होने के साथ एम्स WHO कोलैबोरेटिव सेंटर के साथ मिलकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ तथा चाइल्ड हेल्थ में विभिन्न विषय में कोविड-19 रिस्पांस के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे वेबिनार किए और इन वेबिनार से हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को हमने अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने की कोशिश की so that they can deliver essential and emergency obstetric care during COVID-19 with more knowledge, more capacity and better confidence. And most important, that they do provide these services with skill in IPC, infection prevention measures. So we, WHO, are very much looking forward to support this 3-day certificate course designed in collaboration with WOXI, WHO, CC AIMS, and very well aligned with the Ministry of Health and Family Welfare guidance. This training is particularly focused to train and build capacities of doctors and nurses at all levels of facilities on continuing maternity care and family planning services during this outbreak, including standard service delivery protocol. हमें पता है कि कोविड-19 की महामारी से हमारा युद्ध बहुत लंबा है और बहुत आगे जाना है, इसलिए और भी जरूरी है कि हम अपने मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करें, ज्यादा से ज्यादा उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं और यह भी जरूरी है कि निजी क्षेत्र की को ज्यादा सशक्त करें। और हम what I would like to say that we need to invest more in cutting edge made in India health technology and local scientific innovation. So ये क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। So we all understand that public healthcare system cannot be improved overnight. एक रात में हम सब चीज सुधार नहीं कर लेंगे, लेकिन निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की बृहद सेना को यदि हम मेन स्ट्रीम में जोड़ें और हमारी जो अभी पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें प्राइवेट सेक्टर का सहयोग महत्वपूर्ण तथा सशक्त यदि हम लोग कर सके तो अभी तो वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होगी तो उसके लिए हम
बेहतर तैयार रहेंगे. So I look forward to working with you all, showcasing to the world what India is capable of in improving indicators of maternal and child health. You healthcare providers are frontline corona warriors, and you have to follow all safety measures to protect yourself to serve others. Stay safe, stay healthy. Thank you very much. थैंक यू मैम. आपका आशीर्वाद पाकर हम धन्य हुए मैम. इस कार्यक्रम के फलीभूत होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है. अब मैं आग्रह करूंगी फॉक्सी प्रेसिडेंट डॉक्टर अल्पेश गांधी सर का, जो कि इस पूरे एजुकेशनल समारोह को एड्रेस करें और अपना आशीर्वाद हम सबको दें. Dr. Alpesh Gandhi has been the main anchor behind this program and provided constant support and encouragement to take this program to this height, reaching various corners of this country. Because of some unavoidable circumstances, he is unable to take the lecture today. However, he has been kind enough to take out time for us today. We are extremely grateful to you, sir. He is the President Foxy. He was also the past Vice President Foxy and Chairperson of the Practical Obstetric Committee. He has been invited for various keynote addresses and awarded many orations across the country. Over to you, sir. Thank you very much for the kind words. Dr. Chandravati Madam, Dr. Pushpa ji, Dr. Sunesh Kumar sir, Dr. Preeti, Dr. Madhuri Patel, Dr. Aparna ji, all the faculties and dear paramedic brother and sisters and staff and medical officers, all the doctors. First of all, I would like to extend a warm welcome on behalf of Foxy to all of you. A very good afternoon to all of you. I would like to introduce Foxy very briefly. Foxy is the Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. It is one of the largest federation organization of any medical specialty in the world, with more than 39,000 gynecologists practicing across India from north to south and east to west. और हम ऐसा बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि फॉक्सी सबसे पुराना मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि फॉक्सी एस्टेब्लिश इन 1950. हमारी पहली 26 जनवरी फर्स्ट रिपब्लिक डे के पहले फॉक्सी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. सो फॉक्सी बहुत बड़ी संस्था भी है और फॉक्सी सबसे पुरानी संस्था भी है, और हम ये बताते हुए गर्व महसूस करते हैं कि हम नियरली 50% of the population we are taking care. We are taking care from the adolescent age to teen age, from reproductive age, menopause age, and to geriatric age. So nearly 50% of the population we are taking care, adolescent girls, women of India. And the primary mission of Foxy is to reduce maternal mortality rate and neonatal mortality rate and long and short term morbidity. So first of all, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आपका आभारी हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहां उपस्थित रहे. डॉक्टर प्रीति जी ने बताया कि 7,500 की संख्या हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की, पर जब मैंने अभी देखा तो मैं प्रीति जी को और भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन लिंक इज शोइंग दैट इट हैज क्रॉस 8,000. सो 8,000 से ज्यादा पैरामेडिक स्टाफ अभी यहाँ उपस्थित है. मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि फॉक्सी हर साल अपनी एक थीम डिसाइड करती है, और इस साल की एक्टिविटी के लिए फॉक्सी की थीम है सेफ्टी फर्स्ट फॉर वीमेन, फॉर इंडियन वीमेन एंड फॉक्सियंस. और जो फॉक्सियंस मीन्स फॉक्सी मेंबर्स की सेफ्टी है, दैट इंक्लूड्स सेफ्टी ऑफ आवर मेंबर्स, देयर हॉस्पिटल्स एंड देयर स्टाफ. आवर पेशेंट्स
will be safe when our staff is safe, and when our staff is safe, we are safe. We believe that. You all are our strong strength and supporting pillars. और आप सबकी बगैर पेशेंट्स की केयर लेना हमारे लिए मुमकिन नहीं है. सो जितना रोल हम सबका है उतना ही आप सबका भी रोल है सब पेशेंट्स की केयर लेने में. As Dr. Pushpa ji has mentioned, you all are doing excellent work, great work in managing this difficult time of COVID-19 pandemic. I would say you all are corona warriors, whether you are in private hospital or in public hospital, whether it is a COVID designated hospital or non-COVID designated hospital, because it is said that 60 to 70% patients of COVID-19 are asymptomatic, जिनको कोई तकलीफ नहीं होती है, जिनको कोई निशानी नहीं होती है और कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं होता है कि जिससे हमें पता चले कि ये पेशेंट को कोविड-19 है, और हम ये सब मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और आप सब उसमें बहुत उम्दा रोल अदा कर रहे हैं. सो यू ऑल आर कोरोना वॉरियर्स. सो ऑन बिहाफ ऑफ फॉक्सी आई वुड लाइक टू सैल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर योर ग्रेट सर्विसेज टू द मैनकाइंड. ये वर्कशॉप, ये सर्टिफिकेट कोर्स, ये कोर्स करने के लिए हमें जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है WHO, AIIMS. So we are highly obliged and thankful to WHO. We are thankful to Dr. Sunesh Kumar, AIIMS. We are thankful to Dr. Aparna Sharma for coordinating all this activity. And I am also thankful to Dr. Sunesh Kumar for allowing me to speak before him, sir. Thank you, sir. And Dr. Pushpa ji, thank you very much. Foxy and WHO are doing lots of activity in collaboration. So I'm happy that we are continuing our collaboration, and we will do lots of activities in future also for the services of neonates and women of India. This is I would say this is the second phase of training of paramedics. पहले जो ट्रेनिंग किया गया उसमें हमने कोविड रिलेटेड टॉपिक्स को इंक्लूड नहीं किया था. यस, बट सेफ मदरहुड के लिए जो जरूरी है वो सब टॉपिक इंक्लूड किए थे. और डॉक्टर प्रीति कुमार जी ने, सेफ मदरहुड कमिटी ने बहुत ही अच्छी तरह वो कोर्स किया था, कंडक्ट किया था, और जिसमें हर रोज 3000 जितने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अटेंड करते थे और बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता था. उनकी ओर से बहुत सारे फीडबैक्स भी, पॉजिटिव फीडबैक्स भी आते थे और सजेशंस भी आते थे, क्वेश्चन आंसर भी आते थे, जिनसे हम और भी एनकरेज हुए. और आज हमने ये मान लो कि एक बोल सकते हैं कि ये नेशनल लेवल पे ये दूसरा फेज है जिसमें हमने कोविड को इंक्लूड किया है, कोविड रिलेटेड केयर के बारे में. सो वंस अगेन आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर प्रीति कुमार and her team and Safe Motherhood Committee for the hard work and for the vision and for the conducting this both the courses, phase 1, phase 2, very efficiently, and I can say there is a great impact. So I can say impactful course webinars are going on. So I am thankful to all of them also. I am also thankful to all the 260 societies of Foxy, president and secretaries of 260 societies, and all 38,000 Foxians for sending their staff, paramedic staff, for this webinar, for this course. And once again, I wish all of you safety. I wish all of you happy learning. और यदि ऐसी ही तरह हमें आपका रिस्पॉन्स मिलते रहा तो हम और भी आपके लिए वर्कशॉप्स और भी कोर्सेज और भी ट्रेनिंग कोर्सेज और भी वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करने के लिए एनकरेज रहेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे. और हम ऐसा भी कोशिश करेंगे कि यदि पॉसिबल है तो वी मे ट्राई टू रीच टू different zones of India or different states of India in their local languages, so more and more we can pass on the informations and you can understand it easily. Thank you very much once again for giving me this opportunity, and thank you very much all of you for joining this training course. Thank you. Parul ji, please unmute your mic. Thank you, sir.
आप हमारी गायनी ऑर्गेनाइजेशन की शान हैं। योर प्रेजेंस हियर इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट एनकरेजमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुनेश कुमार सर को, जो कि एक महान टीचर होने के साथ साथ एक सुंदर व्यक्तित्व के मालिक हैं। डॉक्टर सुनेश कुमार is a professor and head of the Department of Obs and Gynae, AIIMS, New Delhi. He is also the director of WHO Collaborating Center, All India Institute of Medical Sciences, and the past president of AOGD. He has special interest in gynae oncology and has various awards and publications to his name. Over to you, sir. Thank you, Parul ji. I'd like to thank all my seniors, office bearers from FOPSI, WHO, and AIIMS. For us at AIIMS, it is a privilege to host this 3 days activity, which will, to my mind, will help people working in periphery. About 4 to 5 months back, we were all looking after all kind of patients in hospital. But in last 4 to 5 months, we have seen a sudden change. There is a disease among us about which we never read, we never heard. It has changed our practice. देखते ही देखते बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वार्ड्स कोविड केयर के लिए बदल दिए गए। पेशेंट्स हॉस्पिटल में आने से डरते हैं और हम डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स जो हॉस्पिटल्स में डेली जाते हैं और डेली जाते थे, उनके बीच में भी एक थोड़ा सा डर है कि कहीं ये इन्फेक्शन हमें ना लग जाए। इस सब के चलते लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में उसी नंबर से आती हैं जितनी पहले आती थी। तो हम लोगों के लिए जो सब प्रेग्नेंट वीमेन की देखभाल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि हम किस तरीके से प्रेग्नेंट महिला को पहले की तरह ही अच्छी केयर प्रोवाइड करते रहें। और साथ ही साथ जो हम हेल्थ वर्कर्स में एक डर सा बैठ गया है कि कहीं हम खुद इस बीमारी से ग्रस्त ना हो जाएं, तो उसके बारे में हम आपको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करना चाहेंगे जिससे आप पहले की तरह गर्भवती महिलाओं की अच्छे से देखभाल करते रहें और साथ ही साथ अपने आप को भी इस बीमारी से बचा के रखें। ये जो 3 दिन की एक्टिविटी है, ये संभव हो पाई है WHO, FOPSI और मेरी एम्स अथॉरिटी की परमिशन से। लगभग दिसंबर के महीने में कुछ ऐसी खबरें आने लगी कि चाइना में एक ऐसी बीमारी फैल रही है जो बहुत तेजी से दूसरे को लग जाती है। शुरू में लगा कि शायद जो उनकी एफर्ट्स हैं उससे बीमारी चाइना में ही रहेगी, तो बाहर नहीं फैलेगी। लेकिन जैसे हमने पिछले 5-6 महीनों में देखा, एक बीमारी जो चाइना के वुहान से शुरू हुई, धीरे धीरे सारी दुनिया में फैल गई। शुरू में इस बीमारी से इटली में, स्पेन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश जहाँ पे सब तरह की सुविधाएं हैं, सबसे संपन्न देश है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड पेशेंट्स और सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं वो अमेरिका में हुई हैं। शुरू में हमारी सरकार के प्रयत्नों से ये इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल रहा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, धीरे धीरे इंडिया में ये फैलता गया और आज हम दूसरे नंबर पे हैं। आज की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमारे देश में 27 लाख लोगों में इस टेस्ट को पॉजिटिव पाया गया है और अब तक लगभग 50,000 व्यक्ति इस बीमारी की वजह से अपनी जान भी खो बैठे हैं।
शुरू में लगा था शायद ये बीमारी महिलाओं में और बच्चों में कम होती है, लेकिन अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे ये पता लगता है कि किसी और की भांति महिलाओं में और बच्चों में भी इस बीमारी का होने का डर रहता है। हम लोग जो महिला की प्रेगनेंसी के दौरान केयर से जुड़े हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें किस तरीके से हम उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। शुरू में जब ये इन्फेक्शन होता है, हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसके नाक या मुंह के अंदर वाले हिस्से में ये वायरस है, तो वो एक तेजी से दूसरे को लग जाता है। एक व्यक्ति के इन्फेक्शन होने से वो लगभग 400 जनों को इन्फेक्शन फैला सकता है। शुरू में इस बीमारी से हल्की सी खांसी होना, छींक आना, गला खराब होना या हल्का बुखार होना, यही होते हैं। और लगभग 1 या 2 हफ्ते के बाद ये वायरस अपने आप वहाँ से फिर हट जाता है और बीमारी के लक्षण नहीं रहते। लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये इन्फेक्शन गले या नाक में सीमित न रह के धीरे धीरे नीचे लंग्स की तरफ जाता है और तब ये इस बीमारी का भयंकर रूप ले लेते हैं। शुरू में लगा कि ये इन्फेक्शन शायद माँ के पेट से प्लेसेंटा के थ्रू होता हुआ बच्चे न्यूबॉर्न में चला जाए, लेकिन अभी तक जितनी भी हमारे पास खबर है उससे यही पता लगा है कि ये इन्फेक्शन शायद इस तरीके से नहीं फैलता। लेकिन फिर भी बच्चा हो जाने के बाद अगर महिला प्रिकॉशन ना ले, बच्चा बहुत पास में रख के फीडिंग के समय वो अपने हाथों को ना धोए, मास्क ना पहने, तो डर रहता है कि न्यूबॉर्न में ये इन्फेक्शन हो सकता है। जो कई बार मरीज ऐसे अस्पताल में आते हैं जो प्रेग्नेंट हैं लेकिन उनके कोई लक्षण नहीं है, तो हमेशा डर बना रहता है कि ऐसे मरीज कहीं डॉक्टर को, नर्सेस को, हेल्थ वर्कर को इन्फेक्शन ना दे दें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में जब भी कोई हम मरीज को देखें, हम अपने तरफ से प्रिकॉशन लें। जैसे ट्रिपल लेयर मास्क हम हमेशा इस्तेमाल करें, तो महिला की डिलीवरी कराते समय या सिजेरियन कराते समय पीपी का यूज़ करें। ऐसे करने से काफ़ी हद तक हम इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जो हमारे एम्स अस्पताल में और बाकी अस्पतालों का एक्सपीरियंस है, उससे यही पता लगा है कि अगर कोई पर्सन 60 साल से ज़्यादा का है, उसको डायबिटीज़ है या कोई और पुरानी बीमारी है, उसमें उसका लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है और उसको सीरियस बीमारी हो सकती है। ज़्यादातर हम लोग इस बीमारी के शुरू होने से, प्रिकॉशन लेने से 7 से 14 दिन के बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अगर हम ऐसी किसी महिला के संपर्क में आए जिसको हमें शक है कि उसको ये बीमारी हो सकती है, तो हम क्या करें? ज़्यादातर अस्पतालों में एक अलग से फैसिलिटी क्रिएट कर दी गई है, उसको कहते हैं कोविड पॉजिटिव और कोविड केयर सेंटर। मैं संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि एम्स में हमने क्या किया। हमने जो हमारा पुराना लेबर रूम था उसको ऐसे के ऐसे ही चलने दिया। अस्पताल की तरफ से कोविड केयर के लिए अलग से 7 मंजिली बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन हमने सोचा कि कई बार ऐसा होता है पेशेंट आता है, उसकी रिपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए हमने एक ना अलग से तीसरी तरह का एरिया बनाया है, उसको कहते हैं सस्पेक्ट एरिया। तो जैसे ही महिला आती है, आते ही समय उसका हम एकदम टेस्ट के लिए स्वैब ले लेते हैं और जब तक उसकी रिपोर्ट आए हम उसको वहीं पे रखते हैं। इसी तरह से हमने डॉक्टर की टीम्स 3 में डिवाइड कर दी है। कुछ डॉक्टर हैं जो कोविड पॉजिटिव केसेस को ही ट्रीट करते हैं, कुछ डॉक्टर हैं जो कोविड सस्पेक्ट एरिया में ही रहते हैं और बाकी डॉक्टर जो हमारे कोविड नेगेटिव एरिया में ही रहते हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि जब रिपोर्ट आने की हम इंतजार कर रहे हैं, इसी बीच महिला की डिलीवरी हो जाती है या उसको सिजेरियन की जरूरत पड़ती है, तो इन सब के लिए हमने एक अलग से ही फैसिलिटी तैयार कर ली है। आप सबको शायद पता होगा कि हमारे देश में जो पहली प्रेग्नेंट लेडी थी, उसकी 31 मार्च 2020 को डिलीवरी हुई थी। वो हमारे एम्स के ही एक डॉक्टर थे, उनकी पत्नी थी, और डॉक्टर साहब खुद, उनकी पत्नी, उनकी माताजी, उनके छोटे भाई सभी इस बीमारी से ग्रस्त थे। तो हमने उनको एडमिट कर लिया और उनकी डिलीवरी सीजन से हुई थी। और लगभग 3 हफ्ते के बाद वो सब ठीक ठाक होके अपने घर गए और बच्चे को भी कुछ ऐसा इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो जब कभी भी हम ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में जिसमें हमें शक है कि उनको ये बीमारी हो सकती है, तो हम आते ही उनका एक नेजल स्वैब ले लें। और अभी तक टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 टेस्ट उपलब्ध हैं। सबसे कॉमनली यूज टेस्ट है RT-PCR। इस टेस्ट की एक ही कमी है कि इसकी रिपोर्ट आने में 8 से 12 घंटे लग जाते हैं और ये कॉस्टली भी है। इसकी वैसे तो सरकारी अस्पताल में फ्री में होता है, लेकिन एक टेस्ट की कॉस्ट 4,500 रुपये है। अब थोड़े दिनों के बाद एक दूसरा टेस्ट भी हमें उपलब्ध हो गया, उसका नाम है CB नेट। आप जानते हैं हमारे देश में, पूरे देश में TB सेंटर्स बने हुए हैं और इन सभी TB सेंटर में एक मशीन है जो ये टेस्ट करती है। थोड़ा सा ही चेंज करके ये TB नेट पर मशीन से ही हम कोविड टेस्ट कर पा रहे हैं। इस टेस्ट का एक फायदा है कि इसकी रिपोर्ट 2 से 4 घंटे में मिल जाती है और ये कंपेरेटिवली सस्ता है। RT-PCR और TB नेट दोनों ही अच्छे टेस्ट हैं और एक से ही रिजल्ट देते हैं। अभी पिछले 1 महीने में एक और टेस्ट उपलब्ध हो गया है, ये है स्लाइड टेस्ट। जैसे हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट करते हैं, उसी तरह से मिलता जुलता टेस्ट है। इस टेस्ट में हम एक नोज, नाक के अंदर से स्वैब लेके एक मीडियम में 3 मिनट तक डुबाते हैं और 3 मिनट के बाद इस मीडिया की 3 ड्रॉप्स स्लाइड टेस्ट में हम डालते हैं। इसका फायदा ये है कि रिपोर्ट हमें 5 से 6 मिनट में ही मिल जाती है। ये सस्ता भी है, लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि बाकी 2 टेस्टों के मुकाबले इसमें लगभग 60% का ही ये बीमारी पिकअप कर पा सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि शुरू में टेस्ट भी नेगेटिव है, लेकिन हमें फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग वो है कि नहीं, इसको हो सकता है कि नहीं कोविड ना हो। तो ऐसे केसेस में हम उनको कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं। अब आपके और मेरे और हम सबके मन में ये है कि आगे आने वाले समय में इस बीमारी से क्या होगा। इसका आंसर तो ठीक से किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कुछ समय के बाद वो कम होने शुरू हो जाते हैं। पूरी दुनिया में प्रयास है कि एक वैक्सीन तैयार हो जाए जिससे ये इन्फेक्शन कम हो। अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और जब हम वैक्सीन देते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा बीमारी फैलने का डर कम हो जाता है। और अंत में मैं अपने इस प्रयास के साथ जुड़े हुए सभी ऑफिसर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। WHO कंट्री ऑफिस से डॉक्टर रोड्रिको ओल्फिन, डॉक्टर पुष्पा चौधरी, डॉक्टर प्रिया कर्ना, फॉक्सी के सीनियर ऑफिस लीडर्स डॉक्टर अल्पेश गांधी, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं फॉक्सी के, डॉक्टर गनात्रा, डॉक्टर जयदीप, डॉक्टर प्रीति कुमार और भी कई नाम जिनको मैं नहीं लिख पाया हूँ। और एम्स में मेरी टीम में जितने मेरे सीनियर कोलीग्स हैं, डॉक्टर नीरजा, डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर ज्योति मीना, डॉक्टर अनुभूति राणा, मैं इन सबका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को
पूरा प्रयास करके पॉसिबल किया है कि ये संभव हो पाया है। और 3 दिन के बाद जब आप हमें फीडबैक भेजेंगे तब मैं जान पाऊंगा कि क्या हम आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे पाए, क्या ये आपके काम का रहा। धन्यवाद। थैंक यू सर। इतने कठिन विषय को इतने आसान तरीके से समझाने के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड के बारे में शिक्षित करने का कार्यक्रम आप ही के सहयोग से संभव हो पाया है। थैंक यू अगेन सर। Now we have very eminent personalities amongst us who will be addressing us and teaching us about COVID. To chair the session, I request our esteemed chairpersons, Dr. Chandravati ma'am and Dr. Madhuri Patel ma'am, to please take the chair. Dr. Chandravati is the National Advisor of Safe Motherhood Committee, FOXI. She is Professor Emeritus. She is ex-HOD Queen Mary Hospital, KGMU, Lucknow, past Vice President, FOXI, received many lifetime achievement awards, including Dr. Satya Paul Award and Padma Shri Dr. Raj Baweja Award. Welcome, ma'am. And our second chairperson is Dr. Madhuri Patel. She is the Deputy Secretary General of FOXI. She is the ex-Treasurer of FOXI, Joint Editor, Associate Editor Jogi, Honorary Clinical Associate Wadia Hospital, Mumbai, past Joint Organizing Secretary of FOXI FICO Conference. Welcome, ma'am. I now request Dr. Chandravati ma'am to kindly introduce our first speaker. Thank you, Parul. At the outset, I must congratulate Preeti and her team, and I must thank all the dignitaries who are present here, especially Alpesh, Suresh, Pushpa Chaudhary, Reena, and my chairperson along with me, a pretty girl, Madhuri Patel, because it's a pleasure to chair session with you, Madhuri. And it is really a matter of immense pleasure to see this webinar going so successfully. And I think Preeti's hard work with her team has really got the fruits what she was expecting. I know her expectations are beyond limit. She keeps on expecting, but I think today she would be happy to see the number of people who have got logged in, and my good wishes to each one who has logged in. और मुझे उम्मीद है कि जो लोग सुनने के लिए लॉग इन करें उन लोगों को 3 दिन की वो लोग भी किसी को पढ़ाने लगेंगे. So I welcome each one who has logged in and thank all the faculties for being a part of this webinar. My first speaker is none other than Reena Wani, whom I know, I think personally so many times. We have met in Mumbai, and she is a really vibrant person, and it is pleasure to have her here as a first speaker. Reena is an additional professor and unit head and head of the Department of Obstetrics Gynae, HBT Medical College and R.N. Cooper Municipal Hospital. She had been also attached to TN Medical College and Nair Hospital, Mumbai. She is the past chairperson of FOXI Perinatology Committee. She is a core committee member of FOXI Violence Against Women Cell. She is in the managing committee member of MOX and UNESCO and Bioethics. Reena, welcome to this forum. And Dr. Reena Wani is going to talk on infection prevention and biomedical waste disposal. Reena, the podium is yours. People are anxious to listen to you. Please go ahead with your talk. नमस्कार और आज के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज का कार्यक्रम इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल, ये बहुत महत्व की बात है जिसके साथ मैं शुरुआत करूंगी। इनफैक्ट आज मुझे लग रहा है मेरा रोल महेंद्र सिंह धोनी जैसा है और अपर्णा मेरी सहभाग रहने वाली है, क्योंकि ये जो पैंडेमोनियम है कोरोना की वजह से जो हुआ है, सबके
दिलों में कोहराम मचा चुका है। और इस कोहराम का क्या उपाय है? इसमें डॉक्टर, इंटर्न, नर्स, टेक्नीशियन, हर एक जन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अभी हम सब मिलके क्या कर सकेंगे, ये सब देखने के लिए हमें पूरी जानकारी होनी जरूरी है। ये जो इन्फेक्शन है, जैसे सुनेश कुमार जी ने आपको बढ़िया तरीके से बताया, ये जो वायरस है नोवेल कोरोना वायरस, उसकी वजह से होता है। और ज्यादा से ज्यादा अपने जो फेफड़ों से जो पानी निकलता है, जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं, या जहां पे आप किसी चीज को हाथ लगाएं या किसी सामान जिसके ऊपर किसी ने छींका हो या कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, वहां से हो सकता है। इसकी वजह से कपड़ा या लकड़े के ऊपर 1 दिन, कांच के ऊपर 2 दिन, स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक के ऊपर 4 दिन, और मास्क जो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए और पेशेंट के प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, उसके बाद बाहर 7 दिन तक रह सकता है। मैं बंबई शहर से आती हूँ, जहाँ पे बढ़िया ताजमहल होटल है, जहाँ 1 दिन के लिए भी हजारों रुपए को लोग खर्चते हैं, और दूसरी जगह है जहाँ झोपड़ियों में लोग रहते हैं। वैसे ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी या रिसोर्सेज जो हैं, सब जगह सेम नहीं होते। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल में आप और मैं क्या कर सकते हैं? इसी बंबई शहर में काफी लोगों का कोविड पॉजिटिव हो गया है, और इनफैक्ट लोग अभी जब बंबई में आते हैं या बंबई से जाते हैं, इनफैक्ट लोग घबराते हैं। तो मैं आज इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हमारे यहाँ भी जो हुआ है और जो मॉड्यूल है, उस हिसाब से आपको जानकारी देना चाहूंगी। तो आज हम किस चीज पे बात करेंगे? सबसे पहले स्क्रीनिंग, यानी जानकारी मिलना कि किसको तकलीफ हुई है और किसको तकलीफ नहीं है। स्क्रीनिंग और टेस्टिंग में फर्क ये है कि जब आप किसी चीज के लिए स्क्रीन करते हो, उस आदमी को शायद कोई तकलीफ नहीं है, तो भी आप पकड़ना चाहते हो कि किसको क्या बीमारी है। और रेस्ट ऑफ द टॉक में हम लोगों को क्या संभालना चाहिए, ये सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल, यानी आपको इन्फेक्शन न हो, पेशेंट को इन्फेक्शन न हो, और बचाव, इन्फेक्शन से बचाना अपने आप को, उसके लिए ये क्यों करते हैं? ताकि आप अपने दवाखाने में, भले बड़ा अस्पताल हो, छोटा सा दवाखाना हो, आपका क्लिनिक हो, वहां पे आप क्या उस परिस्थिति में बेस्ट तरीके से क्या कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट या मरीज को इन्फेक्शन न हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एरोप्लेन में कहा जाता है, हवा का दबाव कम होने पे मास्क नीचे आएगा, अपने मुंह नाक ढक के सांस लो और फिर बाजू वाले की मदद करो। आप अपने आप की देखभाल और आपके साथ जो सहकारी हैं, उनकी भी देखभाल किस तरीके से करेंगे, ये भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का ध्येय है। और ये सारी बातें जब हम बात करेंगे, ये सारी बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। विद्यानो रोग विमुक्त, ये संस्कृत श्लोक शब्द है जो नायर हॉस्पिटल का मोटो था, which in English means through knowledge we shall conquer disease। और ये जानकारी होना, ये कोई भी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप बीमारी जानोगे नहीं तो उसका ऑपोजिशन कैसे करोगे? तो आज हम पहले जो मैं डिस्कस कर रही थी, पहली बात हम ये जानेंगे कि स्क्रीनिंग और टेस्टिंग एंड ट्रायजिंग यानी कोई चीज को अलग अलग ABC अलग अलग कैटेगरी में डालना, ये कैसे करेंगे। ये जो ट्रायजिंग और स्क्रीनिंग हम करने वाले हैं, ये सिर्फ एक जन का नहीं है, ये 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स हमें देखने चाहिए। एक तो जो मरीज या पॉसिबल मरीज आया है या आई है आपके पास, दूसरा उसके साथ जो सगे वाले आए हैं, जो साथ में उनके हैं, उनका क्या करना, और तीसरा जैसे मैंने कहा, आप अपने आप की और अपने सहकारियों की कैसे देखरेख कर पाएं, इसका भी हम उल्लेख करेंगे। आप एक चित्र देख रहे हो सबसे कोने में, जहां पे अलग अलग बॉक्स बनाए हुए हैं ताकि लोग दूर रहें।
हमारी दुनिया ही बदल गई। हमारे इनफैक्ट पहले भीड़ भाड़ भड़का ऐसा रहता था कि लोग चिपक चिपक के खड़े रहते थे। अभी खुद ब खुद लोग दूर रहते हैं। लेकिन इसके लिए अपने अस्पताल में आप खुद मार्किंग रखिए, अगर हो सके तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक बढ़िया चित्र दिख रहा है जहाँ पे एक प्लास्टिक का स्क्रीन या ग्लास या प्लास्टिक स्क्रीन, ऐसे हम सब अपने दवाखानों में शायद नहीं कर पाए। अभी हमारा भी पब्लिक हॉस्पिटल है, कोई एरिया में हमने ऐसे प्लास्टिक के पर्दे लगा दिए। लेकिन जहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं, एक सिंपल जाड़ी सी डोरी जो 2 IV स्टैंड पे लगा के हमने रखी है, उससे खुद ब खुद पेशेंट थोड़ी दूरी पे खड़ा रहता है। ओपीडी में भी बीच बीच में जगह रखना जरूरी है जहाँ पे लोग खड़े रह सकते हैं। इसके लिए जमीन पे भी आप मार्किंग कर सकते हो, जो पेंट से कर सकेंगे या कोई भी मार्कर पेन से भी हो सकता है। और पहली बार जब आपके यहाँ कोई आए, उसी वक्त शुरुआत से ही आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आप और आपके सहकारी, और ये भी आपके स्टार्टिंग फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड, जो आपके अस्पताल में बाहर जो सिक्योरिटी के खड़े रहते हैं, जो गार्ड खड़े रहते हैं, जो ओपीडी के अंदर लोग को आने देते हैं, जो मावशी है, जो नर्स है, जो बाहर हिस्ट्री लिख रहे हैं, हर एक जन को वही ख्याल रखना जरूरी है। और जैसे पहले भी बताया गया, आंख और चेहरा, ये 2 एरिया का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज, मास्क जो रहता है और फेस शील्ड, जो प्लास्टिक शील्ड हम पहनते हैं, ये 2 बेसिक चीज अगर आप इस्तेमाल करें तो भी बहुत अच्छा है, जहां प्राइमरी स्क्रीनिंग ट्रायजिंग एरिया है। और अभी जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, पहले हम ये तो जानकारी नहीं लेते थे हर एक पेशेंट से, लेकिन अभी हर एक पेशेंट की फोन नंबर, अभी गरीब से गरीब आदमी के पास फोन तो जरूर रहेगा, तो फोन नंबर और सही फोन नंबर लिखना ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कहा गया है कि अस्पताल आने के पहले अगर आपके पास वो फैसिलिटी हो, पहले ही आप फोन करके जांच पड़ताल करें, डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं, ताकि आपका भी चक्कर बच जाए। काफी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में डॉक्टर्स भी टाइमिंग देते हैं कि अलग अलग स्लॉट हो जाए, ताकि ज्यादा भीड़ भड़का न हो और लोग सही टाइम पे आए, ज्यादा रुकना न पड़े। ये सिर्फ डॉक्टरों के पास ही नहीं, छोटे क्लिनिक में जहाँ पे भी हो सकता है वो जरूरी है। अभी आपका ही काम सरल करने के लिए स्क्रीनिंग फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड टाइप का है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें बहुत महत्व के ऊपर से जो प्रश्न है, तारीख, पेशेंट का पूरा नाम, उम्र, एड्रेस यानी पता कहाँ रह रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, और अगर आधार नंबर है तो आधार आईडी। अभी हर एक अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीवन, हर एक आदमी के पास आधार नंबर भी रहता है, तो ये भी नोट करना अच्छा है। कोई प्रश्न पूछने जो जरूरी है कि आपको बुखार है, खांसी, छींक आ रही है, या पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बाहर गांव से आए हैं कि नहीं, गए 30 दिन में, और अगर आए हैं तो कहाँ से। इनफैक्ट ये पहले लोग कहते थे ये अमीर लोगों की बीमारी है, बाहर से आई हुई है, शायद ये भी सच है। और विद इन द कंट्री आप यहाँ पे घूमे हैं या नहीं, फिर आप किसी कोविड पॉजिटिव केस के साथ एक्सपोज हुए हैं कि नहीं, और हेल्थ केयर फैसिलिटी या अस्पताल में गए थे कि नहीं, या आप हॉटस्पॉट या कोई एरिया से आए हैं जहाँ पे काफी केसेस हुए हैं। अभी अपने पेशेंट्स के लिए भी अलग शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था और कचरा डालने का डब्बा ढक्कन के साथ हो तो ये बेहतर है हर एक जगह में। अभी आप अपने आप के लिए क्या जांच पड़ताल करना चाहिए, अगर आपको कोई तकलीफ है तो प्लीज आप मत बनो, उसका भी जांच करो, जरूरत हो तो घर रहो, और एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें ये पूरा लिखा जाए कि क्या हुआ है और कौन कहाँ काम कर रहा है और क्या तकलीफ है। जो सगे वाले या जो लोग आते हैं पेशेंट के साथ, उनको भी प्रश्नोत्तर आइडियली सारे जनों को पूछना चाहिए। और हमेशा हमारे हर जगह ऐसा ही है, और स्पेशली लेबर और डिलीवरी के लिए पूरा झुंड साथ में आएगा, लेकिन ऐसे आजकल की परिस्थिति में हमें ये जरा सा समझाना चाहिए कि एक ही जन या एक ही सगे वाला
साथ में हो ताकि भीड़ भड़का न हो, और बाकी के बाहर रुकें। चेहरे के ऊपर जो फेस मास्क है उनको हर एक को यूज करना चाहिए, और इनफैक्ट हमारे अस्पताल में कायदा है अगर फेस मास्क नहीं है हम किसी को अंदर आने ही नहीं देते, और जो पेशेंट एडमिटेड है और अगर जरूरी है तो हमने भी थोड़े से एक्स्ट्रा रखे हैं कि एक जन को हम ही मास्क दे देते हैं ताकि वो इस्तेमाल हो जाए, और एक ही जन जो है वही तुम्हारे पेशेंट के साथ 3-4 दिन जब भर्ती रहे तभी यूज करना चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर आपके पास वीडियो कॉल या ऐसी फैसिलिटी है जो पेशेंट के साथ और डॉक्टर के साथ हो सके और आना जरूरी नहीं हो, तो सगे वाले भी जांच पड़ताल वीडियो कॉल से भी हो सकता है ताकि वो आके अस्पताल में अपने पेशेंट को देखने की उनको जरूरत नहीं। तो ये था स्क्रीनिंग और ट्रायज। अभी नेक्स्ट जो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, इसमें हम 5-6 टॉपिक्स कवर करेंगे। हाथ की सफाई, अपने फेफड़ों की क्या ख्याल रखना चाहिए और खांसी करते हुए क्या करना चाहिए, और जो अभी बहुत बात हो रही है अलग अलग टाइप की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी आप अपने आप के बचाव के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो, पेशेंट्स को कैसे किस तरह रखना चाहिए, और जो जगह है उसकी साफ सफाई कैसी होनी चाहिए। और ये जो कचरा बनता है स्पेशली जब हम ये एक्स्ट्रा प्लास्टिक और पेपर यूज करते हैं, ये सब जो कचरा इकट्ठा होता है, कचरा अच्छी तरह से और सही तरीके से कैसे निकाला जाए ये भी जानना जरूरी है। तो जो हमने कहा पहली बात, हाथ कैसे साफ रखना चाहिए। सैनिटाइजर ये चीज सबसे पहले सारे दुकानों से निकल गई जब कोरोना शुरू हुआ, लेकिन अलग अलग टाइम पे ये सैनिटाइजर यूज करना पड़ता है जो हमें पेशेंट के कोई भी पेशेंट को हम देखने जाए उसके पहले हम इस्तेमाल करें, जब कोई काम करें पेशेंट के साथ, फॉर एग्जांपल आईवी लाइन शुरू करना है, इंजेक्शन देने का है, या आपके पैर के ऊपर या कहाँ पे कुछ गिर गया उसके बाद भी एक्सपोजर के बाद यूज करें। अभी हाथ धोना, ये तो हर एक आदमी हाथ धोता है, लेकिन कोरोना में हाथ धोना और इनफैक्ट सर्जिकल ब्रांच जो है उसमें भी हाथ धोना ऑपरेशन के पहले उसका एक प्रॉपर तरीका है, और ये तरीका आपको ये स्लाइड में दिख रहा है। संक्षेप में मैं कहूंगी, एक दूसरे पे हाथ मलो ऐसे बराबर, और नीचे की तरफ से भी मलिए, और उंगलियों के बीच में घिसना महत्व का है, और नीचे, और फिर जो अंगूठा है ये भी रह जाता है, और इनफैक्ट नाखूनों के नीचे स्वच्छता रखनी इंपॉर्टेंट है। अभी रेस्पिरेटरी हाइजीन, क्योंकि इतनी बातचीत हुई है कि फेफड़ों के द्वारा और वहां से सिक्रीशंस के द्वारा ये इन्फेक्शन होता है, तो जब आपको या पेशेंट को छींक आए हम उनको सिखाना चाहिए कि मुंह ढकना चाहिए कपड़े या टिश्यू के साथ, और अगर नहीं हो तो फिर ऐसे हाथ से ढकने से बेहतर स्लीव के साथ ढकें, और फिर उसके बाद हाथ धोएं और ये जो टिश्यू वगैरह जो है डिस्पोज करें। और मास्क यूज करना एक दूसरे के प्रोटेक्शन है, उनके प्रोटेक्शन के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसे कोरोना टाइम बढ़ रहा है, मैं देख रही हूँ कि काफी लोग रास्ते पे घूम रहे हैं मास्क का उपयोग करे बगैर, तो ये बात सही नहीं है, और वी हैव टू एम्फसाइज दैट। अभी ये चित्र आपको दिख रहा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, ये पूरा जंप सूट या एक्चुअली स्पेस सूट जैसे लग रहा है, लेकिन इसका बहुत महत्व है। और सही तरीके से डॉनिंग यानी कैसे पहनना और डॉफिंग यानी कैसे उतारना, ये सीखना हमें जरूरी है। और दूसरा, कहाँ पे निकालना ये भी जरूरी है। अगर आप उसी जगह पे निकालो जहाँ पे बाकी का काम होने वाला है, तो वो पहनने का हेतु ही निकल जाएगा। तो ये बहुत महत्व का है। और इनफैक्ट ये जो दूसरा चित्र दिख रहा है, हमारे पास ऐसे अलग जगह नहीं है, हमारी जो बिल्डिंग काफी सालों से बनी है, लेकिन अभी वो अपर्णा जी इसके बारे में बात करेंगे कि फैसिलिटी में हमें कैसे चीज बराबर करनी चाहिए। अभी वो सही तरीके से कैसे पहनना, तो आप देख सकते हैं ये डॉक्टर साहब एक तो स्क्रब्स पहने हुए हैं, यानी जो अस्पताल में इस्तेमाल करते हैं वही कपड़े पहने हुए हैं। इनफैक्ट काफी जगहों पे अस्पताल ने सारे अपने कर्मचारियों के लिए स्क्रब्स के ऐसे कपड़े दिए हुए हैं, नर्सेस के लिए भी, सफाई कर्मचारियों के लिए भी और डॉक्टरों के लिए भी, ताकि तुम्हारे घर पहनने वाले कपड़े अलग रहें और अस्पताल में पहनने वाले कपड़े अलग रहें।
सबसे पहले हाथ साफ करना, एक जोड़ी ग्लव्स पहले पहनो, और ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, अभी ये जो बताया हुआ है ये जंपसूट टाइप का है, अलग अलग टाइप के बनते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो है सबसे बढ़िया रहता है। N95 मास्क जो है, जो स्पेशल रेस्पिरेटरी मास्क है, वो नेक्स्ट पहनना चाहिए। फिर जो आपका ओवरऑल है उसका जो हुड है जो सर के ऊपर जाता है, N95 पहनने के बाद आप वो सर पे लगाएं। उसके बाद जिसके पास चश्मा है अंदर चश्मा पहने, लेकिन अगर चश्मा नहीं है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपेरेंट गॉगल है वो पहनना जरूरी है। फिर उसके ऊपर फेस शील्ड लगाएं। ये मत भूलो कि एक दूसरा जोड़ी ग्लव्स का भी पहनना जरूरी है, और बस आप तैयार हो गए। लेकिन ये आसान था, लेकिन जब आपका काम हो जाए तब आप कैसे निकालोगे, ये बहुत बहुत महत्व का है। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो शख्स है उनके पास एक मदद करने वाला है, जिसके हाथ में एक बोतल है हैंड सैनिटाइजर की, और जिसके पास एक चेकलिस्ट है जिसमें वो उनको याद दिलाए कि क्या क्या करना है। आजू बाजू में डब्बे और थैलियां हैं जहां पे सामान डालना चाहिए। इन दोनों चीजों का वीडियो भी है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन उसका लिंक वीडियो का आपको जरूर मिल सकता है। तो इसके स्टेप्स आप ध्यान से रखिए, इसमें भले वक्त लगे। काफी लोग सोचते हैं रीना, अपने पास सवाल बहुत आ गए हैं, so because we have to take lots of questions. So okay, so we can shorten it. I'll go faster. Disinfect, हाथ डिसइंफेक्ट कीजिए, फिर शू कवर निकालिए, फिर बाहर का जो ऊपर का जोड़ी ग्लव्स का है वो निकालिए। नेक्स्ट स्टेप फेस शील्ड निकालो, फिर हुड नीचे करो, आई पीस निकालो, फिर पूरा रोल करके निकाल दो, और रोल करके थैली में तुरंत ही डालो ताकि उधर नहीं जाए। इनर ग्लव्स निकालो, आइडियली फिर दूसरा जोड़ी ग्लव डालो, N95 मास्क निकालिए, क्लीन कुर्सी पे बैठ के जूते भी साफ करो, ग्लव्स निकालो और हैंड हाइजीन फॉलो करो। अभी मास्क सिर्फ है उससे खुशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मास्क बराबर पहनो। और कैसे करो, मास्क पकड़ के कान के डोरी से बराबर जाना चाहिए, और यूजुअली मास्क में एक स्ट्रिप रहता है जो आप नाक पे दबाओ ताकि वो प्रेस हो जाए। इनफैक्ट काफी लोग जो चश्मा पहनते हैं बोलते हैं फॉगिंग होता है, ये तब होता है जब आपने बराबर दबाया नहीं हो मास्क। और जब मास्क खराब है वापस डोरियों से निकाल के तुरंत कचरे के डब्बे में या थैली में डाल दो, और फिर हाथ धोएं। मास्क जब इस्तेमाल करते हो आप टच ना करें, और अगर बाय चांस टच हुआ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ करें। निकालने के वक्त पीछे से निकाले, आगे की तरफ से टच ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्या करना चाहिए मास्क के सही यूज के लिए? हाथ धोइए, मास्क बराबर फिट होना चाहिए, नाक मुंह पूरा ढकना चाहिए, और डिस्टेंस रखिए, और निकालना बराबर है। और जो नहीं करना चाहिए मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा गया है। और ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अलग अलग जगह पे कहाँ पे यूज करना चाहिए और किस तरह का, हर जगह सारी चीजें यूज करना मुनासिब नहीं है, कभी कभी होते भी नहीं और कभी जरूरी भी नहीं है। तो ये आप नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में देखेंगे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ एंट्री, जहाँ पे पेशेंट पहली बार आते हैं वहां पे मास्क होना, और अगर फेस शील्ड हो फेस शील्ड भी होना ठीक है। जब कोई स्वॉब कलेक्ट करता हो, सुनीश जी ने बताया कैसे क्या क्या स्पेसिमेंस टेस्ट करते हैं, इस स्लाइड में आप देख सकते हो। फेस शील्ड, मास्क, प्लास्टिक गाउन और ग्लव्स जरूरी है। जब आप कोई पेशेंट की देखरेख कर रहे हो उस वक्त, और आप देख रहे हैं कि एक एक स्टेप में एक एक लेवल ज्यादा हो रहा है, जिसमें पूरा प्रोटेक्शन गियर बढ़ रहा है। और एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी जिसमें वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बने, उसमें ज्यादा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और जब पेशेंट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैसिलिटी से स्पेशल कोविड केयर हॉस्पिटल में, तभी भी आपको ये यूज करना जरूरी है। और सफाई कर्मचारियों का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, और उनके लिए स्पेशल बूट्स देना जरूरी है, और ग्लव्स भी कड़क और प्रॉपर कवर वाले होना जरूरी है। अभी पेशेंट को कहाँ रखें? हो सके तो सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम जिसका बंद दरवाजा और अलग बाथरूम हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हर एक जगह ये मिलता नहीं। तो आप अपने फैसिलिटी में डिजाइन, फॉर एग्जांपल हमने एक पूरा वार्ड खाली करवा के
कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, ऑल्दो हमारा कोरोना हॉस्पिटल नहीं है, खाली करके अलग वार्ड किया क्योंकि फिर पेशेंट्स वर गेटिंग एजिटेटेड। फेस मास्क जरूरी है, नेगेटिव प्रेशर रूम प्रोसीजर्स के लिए, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, और लेकिन इसकी जानकारी आपको लेकर मिलेगी। और हेल्थ केयर पर्सनल को प्रॉपर इक्विपमेंट पहनना जरूरी है। और जब पेशेंट को आप यहाँ से वहां पहुंचा रहे हो, तभी भी हाथ की सफाई, प्रॉपर कपड़े, और जहाँ पे आप भेज रहे हो वहां पे जानकारी देना जरूरी है। और एम्बुलेंस भी साफ करना पहले और नेक्स्ट केस लेने के बाद जरूरी है। और अभी जहाँ पे वो कमरा था, वो पहले भी साफ सफाई, कंटामिनेटेड एरिया की पीपीई और बाल्टियों को गर्म पानी से धोना जरूरी है। और डिसइंफेक्टेंट अलग टाइप के रहते हैं, 1% हाइपोक्लोराइड या ब्लीच, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए, और 10 मिनट शुड बी इन कॉन्टैक्ट। 70% अल्कोहल वाला डिसइंफेक्टेंट, जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे थर्मोमीटर है, स्टेथोस्कोप है, बीपी कप है। काफी प्राइवेट अस्पतालों में तो क्या करते हैं, हर एक पेशेंट को एक एक स्टेथोस्कोप तो नहीं, थर्मोमीटर या पल्स ऑक्सीमीटर दिलवाते हैं जो पेशेंट ही रखे। और जो जगह है उसकी साफ सफाई कैसे हो, पर्दे, चद्दर गर्म पानी या डिटर्जेंट में धुलवाएं, जमीन को पोंछे विद 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। हाई टच सर्फेसेस भी, दोनों ये सोल्यूशन जो हमने बताए उससे साफ होना जरूरी है। और फिर जो आपने इस्तेमाल किया वो बायोहैजर्ड बैग में डालें और बैग का मुंह बराबर बांध दें, तो ही चीज बराबर रखी जाएगी। आपको ये दिख रहा है। और पीपीई वगैरह भी वैसे ही बैग में जाने चाहिए। और डिसइंफेक्टेंट गीले कपड़े से लगाइए। हम पहले सोच रहे थे स्प्रे अच्छा है, लेकिन स्प्रे से कवरेज बराबर होता नहीं और इससे ज्यादा एरोसॉल बनते हैं। और स्टेडी स्वीपिंग मूवमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। ये कितनी जल्दी करना चाहिए, हम ये चार्ट में तो आपको बता रहे हैं। नॉन क्लिनिकल एरियाज में कम और क्लिनिकल एरियाज में 1-2 घंटे में, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। लो टच सर्फेसिस में कम दौरान में करें तो भी चल जाता है। और इसमें मैं कहूंगी कि जहाँ पे सर्वेंट की शॉर्टेज है, और ये जैसे आपके पास फैसिलिटी है उस हिसाब से करें, लेकिन इस पे जरूर ध्यान दें। अभी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो कचरा बन रहा है और जो सारा हो रहा है, इसमें कौन जवाबदारी लेगा, ये सबसे पहले हमें जानना चाहिए। और जो है वो बराबर इस्तेमाल कीजिए। और फॉर एग्जाम्पल जो साफ सफाई है ऑन साइट जो करना जरूरी है, वो इफ पॉसिबल होना चाहिए। लाइक हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन की बाल्टी में आप पहले गाउन डालो, और फिर जो नॉन डिस्पोजेबल गाउन है या कपड़े हैं या पर्दे हैं, उसमें पहले आप डालो। और फिर और जो पैक करके भेजना है, कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है, ये जानना जरूरी है। ब्लैक बैग, रेड बैग, येलो बैग, ये 3 बैग्स यूजुअली रहते हैं। हमारे खुद के अस्पताल में येलो बैग रिकमेंडेड है, लेकिन येलो बैग्स यूजुअली मिलते नहीं। तो आप देख रहे हैं, ये WHO मॉड्यूल के हिसाब से 3 बिन है, रेड बिन 1, रेड बिन 2, रेड बिन 3, जिसमें अलग अलग गॉगल, फेस शील्ड, N95 मास्क, कवरऑल और डिस्पोजेबल पीपीई। लेकिन इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जो गॉगल और फेस शील्ड हैं वो साफ सूफ करके रीयूज हो सकते हैं, बाकी के डबल बैग में डाल के डिस्पोज करना जरूरी है। कलर कोडेड बैग्स आर इम्पोर्टेंट। और आप देख सकते हैं कि लेबल जिसमें तारीख है और कोविड का वेस्ट है और किस जगह से आया है, कौन से वार्ड से आया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वो ट्रॉलीज भी अलग लेबल होनी जरूरी है और रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो दोस्तों, नोटिफाई, रजिस्ट्री रखो, जो सामान है उसका सही उपयोग करो, हाथ की सफाई रखिए, डिस्टेंसिंग रखिए, प्रोटोकॉल अपने अस्पताल का जानिए और अपनी सुरक्षा भी जरूर करो। और टीम वर्क, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। 5 उंगली बन की मुट्ठी होती है और हम सब साथ में मिल के काम करेंगे तो ही अपनी गाड़ी बढ़ेगी और ये कोरोना से जो लड़ाई चालू है वो अच्छी तरह से पूरी होगी। मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आपने आज इस प्रोग्राम में भाग लिया और ये जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं आप जरूर याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Reena. Such a wonderful. I never thought you could speak so well Hindi. तुमने तो सब बिल्कुल दिल्ली जीती है सबका। So wonderfully, beautifully explained. I'm feeling sorry to, make you shorten the things, but it has been wonderfully represented and presented.
And I think there's nothing else to tell anyone because people must have learned each and everything. Now, Thank you, ma'am. I hand over Parul to call our second speaker and invite Madhuri to introduce the second speaker. Thank you, ma'am. I now request Dr. Madhuri, ma'am, to please introduce our second speaker. Thank you, Madam Chandravati and Dr. Parul. I am happy to introduce Dr. Aparna Sharma, who is Additional Professor, Division of Maternal Fetal Medicine, Obstetric and Gynecological Department, AIMS, New Delhi. She is a Joint Secretary of Obstetrician and Gynecology of Delhi. She is a past North Zone Coordinator, Practical Obstetric Committee, FOXI, and Executive Member of Society of Fetal Medicine in India. She has given Dr. Kamini Rao Oration in 2017. She has received various awards, and the importance are FOXI Junior Korean Award, Legend of Tomorrow Award, and Imaging Science Committee Award. She has several national and international publications to her credit. I congratulate Dr. Aparna for her achievement in such a young age. And now I invite Dr. Aparna for her talk on facility preparedness during COVID in pandemic era. थैंक यू मैम फॉर दोज काइंड वर्ड्स। और आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं थैंक करना चाहूँगी डॉक्टर सुनेश कुमार को बहुत फॉर एनकरेजिंग दिस एक्टिविटी, WHO को और फॉक्सी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। एंड होप करते हैं कि ये जो एक्टिविटी है इससे सबको फायदा हो और कुछ जो हमारी एक्सपीरियंस है और इतना जो कोविड की जो प्रॉब्लम है इससे सबको मदद मिले। तो हम शुरू करते हैं कि हमारे को ये फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस की जरूरत ही क्या है। तो जब हम कोई भी गर्भवती महिला आती है, चाहे वो प्रेग्नेंट है, चाहे वो लेबर में है, चाहे वो डिलीवरी के बाद है, चाहे उसको अबॉर्शन की जरूरत है, कोविड की वजह से कोई भी महिला वापस ना जाए इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। और इसी तैयारी का नाम है फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो ये खतरा ना सिर्फ महिला के लिए है, ये हर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए है। तो तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले जरूरी है, चाहे आपकी सुविधा बड़ी सुविधा है या छोटी सुविधा है, एक टास्क फोर्स बनाइए। टास्क फोर्स चाहे 2 लोगों का हो, चाहे 3 लोगों का हो या एक पूरी टीम हो, एक टास्क फोर्स होना जरूरी है ये समझने के लिए कि हमारे पास क्या रिसोर्सेस हैं, हमारे चैलेंजेस क्या हैं और हम कैसे इस लिमिटेड रिसोर्सेज में हम ये सुविधा बना सकते हैं। तो हम लोग उसको एक डिपार्टमेंटल नोडल टीम बनाते हैं, एक नोडल ऑफिसर होता है। अगर आपके पास ज्यादा सुविधा है, अगर आप ही अपने फैसिलिटी के करता धरता हो तो नोडल ऑफिसर भी आप हो, टीम भी आप ही हो, लेकिन एक सोच जरूरी है। और हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहते हैं 5 प्रिंसिपल को यूज करना है फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस के, जिसको हम बोलेंगे SIPPE। हर फैसिलिटी बड़ी हो या छोटी, उसके एक SOP होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, PPE होना चाहिए, पर्सनल पीपल की ट्रेनिंग होनी चाहिए और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस होना चाहिए। अगर आप ये 5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो कल की डेट में आप अपना फैसिलिटी को तैयार कर सकते हैं कोविड हैंडलिंग के। सबसे पहले SOP क्या है? SOP को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नाम बहुत भारी लग रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आज की डेट में कोई पेशेंट आएगी तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। हमने सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बनाया। आपको एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास एक दिमाग में आपके पास एक फ्लो चार्ट होना चाहिए। जैसे कि कोई भी मरीज आती है जो कि सस्पेक्ट है, उसको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो आपके पेशेंट को आप कहाँ रखेंगे, ये एक लिखित में या आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके स्टाफ के पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेशेंट आने के बाद वो आपको फोन नहीं करेगी कि अगर एक पेशेंट सस्पेक्ट है और उसको नॉर्मल डिलीवरी की जरूरत है तो आप उसको कहाँ रखेंगे, क्या आपके पास कोई एक जगह है, कहाँ जाएगी। तो ये एक लिखित में आपको एक डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए और एक फ्लो चार्ट बना के आपको पास उसको रखने की जरूरत है। तो अगर एक सस्पेक्ट पेशेंट, तो डॉक्टर सुनेश ने जैसे बोला कि हमने क्या करा, तो हमने कहा कि अगर एक सस्पेक्ट आएगी और उसको
नॉर्मल डिलीवरी की जरूरत है तो हम उसको सस्पेक्ट लेबर रूम में रखेंगे, अगर उसको सिजेरियन की जरूरत है तो हम उसको सस्पेक्ट ओटी में करेंगे, और अगर उसको किसी भी जरूरत है एडमिशन की तो हम उसको लेबर रूम, सस्पेक्ट लेबर रूम में एडमिट करेंगे या वार्ड में एडमिट करेंगे। बट सस्पेक्ट का हम सबसे जरूरी है टेस्टिंग करेंगे। सो ये टेस्ट का वेट करेंगे, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव में शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव आता है तो हम उसको नॉर्मल लेबर रूम में शिफ्ट करेंगे। तो ये एक एसओपी का पार्ट है। तो आपको पहले एक प्लान बनाना पड़ेगा, इस चीज को हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। अब एक चीज मैं बोलूंगी कि आपके पास, जैसे सर ने बताया, सीबी नाट है, आरटीपीसीआर है, कौन सा टेस्ट कब भेजें, बस एक ये बहुत जरूरी है। तो जैसा कि सर ने बताया, आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। तो अगर कोई रूटीन है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिसका आपको कोई इलेक्टिव सिजेरियन करना है या इंडक्शन करना है, और आपका एक प्रोटोकॉल है कि आप टेस्टिंग करते हो और आप उसके टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर सकते हो, तो आप उसका आरटीपीसीआर भेजोगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट लेबर में आती है, इमरजेंसी में आती है, तो आपकी सीबी नैट करना है, प्रोवाइडेड आपके पास ये दोनों सुविधा अवेलेबल है। तो ये एक टेस्टिंग प्रोटोकॉल भी हमने बना के लिखित में रखा है। तो ये जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, ये भी आपके एसओपी का एक पार्ट होना चाहिए, ताकि जब आपकी सारी जो स्टाफ है आपकी हॉस्पिटल की, ये सबको पता है कि आखिर में क्या करना है। और रैपिड एंटीजन का क्या रोल है। अभी 2 मिनट पहले कोई पेशेंट आई है जिसको बहुत अभी तुरंत सिजेरियन के लिए लेना है, तो आपको पता नहीं है ये सस्पेक्ट है नहीं है, कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक है, आपने एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करा, 15 मिनट में रिजल्ट आ गया और आपने इसका करा। बट ये बात समझना बहुत जरूरी है, कोई भी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो पेशेंट पॉजिटिव है, लेकिन अगर कोई भी टेस्ट नेगेटिव आता है तो जरूरी नहीं है कि उसको कोविड नहीं है। सो अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है तो आप उसको सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। सो ये सारे टेस्ट जो हैं, इनकी स्पेसिफिसिटी अच्छी है, मतलब ये बोलेंगे कि पॉजिटिव है तो मानिए पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव है और पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है तो फिर भी आप सोचेंगे कि ये शायद सस्पेक्ट है। तो सर ने ये ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है, तो मैं अब इस चीज को अभी के लिए स्किप कर देती हूँ। अब हमारा दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट मैंने बोला है एसओपी के बारे में, कि आपके पास एक लिखित रूल बनाइए कि आप पेशेंट आएगा तो ये पेशेंट को यहाँ रखेंगे और टेस्टिंग हम ऐसे करेंगे। सेकेंड पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है और आपको लगता है शायद आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने बिल्डिंग के अंदर एक एरिया आइडेंटिफाई करना है कि अगर पेशेंट आई, और जैसा कि डॉक्टर रीना वानी ने बताया, आप उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। आज की डेट में हमें ये समझना है कि कोई भी पेशेंट आए, उसको बिना हिस्ट्री लिए हम उसको अपनी फैसिलिटी में अंदर पेशेंट नहीं आएगी। आपने उसको स्क्रीन किया और वो स्क्रीन नेगेटिव है तो आप उसको अपने नॉर्मल लेबर रूम में रखेंगे। अगर वो स्क्रीन सस्पेक्ट है तो सस्पेक्ट फैसिलिटी में रखेंगे, और अगर स्क्रीन पॉजिटिव है तो आप उसको रेड जोन या आपके पॉजिटिव फैसिलिटी में रखने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनिंग एरिया कैसा होना चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका पार्ट है। इसको आप अपनी एट द पॉइंट ऑफ एंट्री रखिए। हॉस्पिटल है तो भी बड़ा हॉस्पिटल है, छोटा सा नर्सिंग होम है तो भी एक ऐसी प्लेस पे रखिए जहां एंट्री हो रही है। ये नहीं कि पूरा नर्सिंग होम क्रॉस करने के एंड में आपका स्क्रीनिंग एरिया है, उसका कोई फायदा नहीं ना। आपने पूरा का पूरा आपका एरिया क्रॉस करके मरीज जा रही है। एट द पॉइंट ऑफ एंट्री वेल वेंटिलेटेड स्पेशियस एरिया जहां पे ऑलरेडी वेंटिलेशन है। दूसरा है, वहां पर आप सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, बहुत ही क्राउडेड एरिया नहीं रहना है। जैसा कि मैडम ने बोला, पेशेंट को स्क्रीन करना है, विजिटर को स्क्रीन करना है, हेल्थ केयर वर्कर को स्क्रीन करना है। तो आपकी नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, जो भी फैसिलिटी में एंटर कर रहा है, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो, पेशेंट हो या डॉक्टर ही क्यों ना हो, उसको स्क्रीन करना है विद अ हिस्ट्री जो डॉक्टर रीना ने बताया। एक आप स्टैंडर्ड इसका प्रिंट आउट लेके रखिए कि बिना इसको आंसर करे कोई आपकी नर्सिंग होम में एंटर नहीं करेगा। लिमिटेड विजिटर, आप पोस्टर लगा दीजिए, विजिटिंग आवर ही नहीं है, विजिटर्स अलाउड नहीं है, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। बहुत ही कम विजिटर्स रखिए, आज की डेट में बहुत जरूरी भी है। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज बनाइए, और स्पेशली आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि हम हेल्थ केयर वर्कर से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये देखिए, ये हमारा रजिस्टर है, ये रजिस्टर हमने अपने वार्ड से लिया है। D3 हमारा जो लेबर रूम है, वार्ड है, उससे लिया हुआ है। उसमें ये है कि पेशेंट से जो भी हेल्थ केयर वर्कर आता है उससे हम
क्वेश्चन पूछते हैं, आप कौन से शिफ्ट में हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम हर हेल्थ केयर वर्कर से पूछें कि आज आपको कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ हो सकता है। तो ये एक स्क्रीनिंग फॉर हेल्थ केयर वर्कर बहुत जरूरी है। जहां तक सस्पेक्ट फैसिलिटी की बात है, जैसे कि हमने बोला, अलग से बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा एरिया आप मार्क करिए, चाहे वो एक कमरा हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितनी डिलीवरियां होती हैं, एक कमरा बनाइए जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली जरूरत है कि यूनिलैटरल फ्लो होना चाहिए आपका। तो जैसे कि आप एंटर कर रहे हैं, जहां से पेशेंट एंटर करता है उसकी प्रेफरेबली एंट्री अलग होनी चाहिए। जैसे ही डॉक्टर एंटर करते हैं वहां पर एक एरिया होना चाहिए जहां पे वो डॉन कर सकें। तो डॉनिंग एरिया बिल्कुल सस्पेक्ट फैसिलिटी की एंट्री पे होना चाहिए, और डॉफिंग एरिया सस्पेक्ट फैसिलिटी की बिल्कुल एग्जिट में होना चाहिए। डॉफ करके डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर निकल जाए। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी भी सस्पेक्ट या पॉजिटिव फैसिलिटी बनाने के लिए, कि जैसे ही आप एंटर करिए पहले डॉफ करिए। डॉफ करने के बाद ही पेशेंट एंट्री कॉरिडोर है। चाहे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पेशेंट एंट्री कॉरिडोर है ये डॉनिंग एरिया के बाद है। तो आप जो भी मरीज देख रहे हैं डॉन करके देख रहे हैं, ताकि आपको कोई रिस्क नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब आप सस्पेक्ट फैसिलिटी बनाते हैं। और डॉफ करके एग्जिट हो गया है। तो ये एक लिफ्ट होता है। अगर आप बड़ी फैसिलिटी में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट ट्रांसफर के लिए भी आप एक डेजिग्नेटेड लिफ्ट रख सकते हैं कि कोविड सस्पेक्ट और पॉजिटिव पेशेंट्स इसी लिफ्ट से जाएंगे ताकि ज्यादा इंटरमिंगलिंग ना हो। तो पेशेंट ट्रांसपोर्ट रूट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी फैसिलिटी में काम करते हैं। छोटी फैसिलिटी में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब आप छोटी फैसिलिटी में काम करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? एक सिंपल कमरा बनाइए जैसा कि ये है, जिसके अंदर खिड़की हो, एक छोटी फैसिलिटी है, एक बेड है, इसमें हमने एक अल्ट्रासाउंड रूम भी है ताकि अगर जो पेशेंट आ रहा है वो सस्पेक्ट है, आपको इनिशियल इवैल्यूएशन के लिए चाहिए बट जरूरी नहीं है, तो एक सिंपल स्पेस विद गुड वेंटिलेशन, जिसको आपने एक सस्पेक्ट रूम डिक्लेयर किया है कि पेशेंट आएगा जिसको सिम्टम है या सस्पेक्ट है, मैं इसको इस कमरे में रखूंगा और इसको मैं एग्जामिन करूंगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये इस तरह के कुछ पिक्चर्स हैं कि हमारा पहले डॉनिंग एरिया है, फिर वो पाथ जाता है कोविड एरिया की तरफ, और एक बैरियर लगाना है जिसके बियॉन्ड आप बिना पीपीई के एंटर नहीं कर सकते। और ये जो लास्ट वाला पिक्चर है, इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि पेशेंट की एंट्री डिफरेंट रास्ते से हो रही है। तो ये एक आइडियल पिक्चर है। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक अलग कमरा बनाइए, अलग जगह बनाइए जिसमें ये सब जरूरी है। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है एयर कंडीशनिंग का। तो आइडियली होना चाहिए कि नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम होना चाहिए। अगर ये सब नहीं भी अवेलेबल है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए जिसमें स्टैंड अलोन एसी होना चाहिए विथ मोर देन 12 एयर चेंजेस पर आवर। तो एयर कंडीशनिंग सोसाइटी की तरफ से गाइडलाइंस भी हैं जिसमें 1 घंटे में 12 बार से ज्यादा एयर चेंजेस होने चाहिए। तो ये आप सेटिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास एसी भी नहीं अवेलेबल है तो आप एग्जॉस्ट फैन लगा के एक खिड़की को खुला रखिए कमरे में बस, और 2 बेड के बीच में डिस्टेंस जो है 1 मीटर का रखिए, और सारे सस्पेक्ट को आप एक कमरे में रख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव और सस्पेक्ट को एक कमरे में नहीं रख सकते। तो आप 2 बेड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का रखिए, और सारे पेशेंट्स को भी बोलिए कि वो हमेशा एट ऑल टाइम्स मास्क पहनेंगे। तो जो कोविड पॉजिटिव फैसिलिटी होती है वो भी सस्पेक्ट फैसिलिटी के गाइडलाइंस पर ही बनती है। नाउ पीपी डॉक्टर रीना ने ऑलरेडी बताया है, बट मोर इम्पोर्टेंटली पीपी अवेलेबल होना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, डॉनिंग डॉफिंग ठीक करना चाहिए। सिर्फ हमें लगे कि हम मास्क पहने, पीपी पहन लिया, हमने ठीक से यूज नहीं किया तो हम उतना ही चांस ऑफ इन्फेक्शन है। और सप्लाई चेन मेंटेन करना चाहिए। 3 दिन है 4 दिन नहीं है तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सब सिजेरियन करते हैं, तो जो आपने पीपी पहना है उसके ऊपर एक स्टेराइल गाउन पहनना पड़ता है फॉर द एसेप्टिक प्रिकॉशंस। तो ये ध्यान रखना जरूरी। तो ये सर्जिकल मास्क है जो हम लेबर रूम में काम कर रहे हैं, नॉन कोविड लेबर रूम में जब हम काम करते हैं जिसमें वेजाइनल डिलीवरी माइनर प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसमें हम मास्क पहने, ग्लव पहने, एक गाउन पहने जो नॉन परमेबल गाउन पहने और फेस शील्ड पहने।
फेस शील्ड प्रेफरेबल हमेशा होता है, क्योंकि पेशेंट सेकेंड स्टेज में रहती है, एरोसोल जनरेशन होता है, तो हमेशा अपने स्टाफ को बोलिए लेबर रूम में फेस शील्ड पहने। अगर सस्पेक्ट या लेबर रूम है तो हमेशा इन सब के ऊपर एक वाटरप्रूफ एप्रन, लॉन्ग बूट्स और फेस शील्ड हमेशा पहनिए अगर ये सस्पेक्ट लेबर रूम है। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखें तो बहुत हद तक पीपीई के प्रयोग से हमारे को इन्फेक्शन बहुत हद तक बच सकती है। और क्लीनर्स का स्पेशली ध्यान रखें, उनको भी फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ पीपीई हमें प्रोवाइड करना है। हमारी ये टेंडेंसी होती है कि क्लीनर को हम पीपीई नहीं दे रहे, बट उनको भी फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ पीपीई हमें प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने अगर पीपीई पहन के कोविड पॉजिटिव का सेक्शन किया है तो क्या आपको क्वारंटीन की आवश्यकता है कि नहीं है। अगर आपने कोविड पॉजिटिव का सेक्शन पूरे पीपीई के साथ किया है तो कोई भी क्वारंटीन या आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपने अप्रोप्रिएट पीपीई नहीं पहना और आपको इनएडवर्टेंट एक्सपोजर हुआ है तो आपको अपने आप को क्वारंटीन करना है और डे 5 और डे 14 पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और ये कोविड जो है ये एक स्ट्रेसफुल जो चीज होती है, ये ना कोई फिजिकल बीमारी है, ये ज्यादा एक मेंटल स्ट्रेस भी है। अगर आपने एडिक्वेट पीपी पहना है तो आपको कोई भी क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। और अगर आपने पीपी पहना और आपको लग रहा है ब्रीच हो गया, मतलब आपका मास्क गिर गया, कुछ हो गया, मतलब कई बार सिजेरियन करते करते, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये आप तुरंत अपने नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करिए, प्रॉपरली रिमूव द पीपी एंड चेंज द पीपी, और अपने नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करिए। और अगर आपको ब्रीच हुआ है तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप सिग्निफिकेंट कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं। जब भी आपका कॉन्टैक्ट 1 मिनट से 15 मिनट से ज्यादा लेस देन 1 मीटर की डिस्टेंस पे किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ होता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो क्या आपका सिग्निफिकेंट कॉन्टैक्ट था या नहीं था। तो ये सारी बातें पे डिपेंड करता है कि आपका क्वारंटीन पीरियड क्या रहेगा। अगर आप बाद में पता चलता है कि कोई हेल्थ केयर वर्कर कोविड पॉजिटिव था और उसने 2-4 मरीज देख लिए, तब आप क्या करोगे। तो इस तरह से कई बार होता है कि कोई स्टाफ नर्स पॉजिटिव आ गई और उसने 4-5 मरीजों को ट्रीट किया था या कोई प्रोसीजर किया था, कोई सिजेरियन किया था। तो जिन पेशेंट्स को उन्होंने देखा था उन सबको एक क्यूबिकल या वार्ड में रखिए और उनका स्क्रीन करिए। और अगेन डे 5 और डे 14 पे उनको सिम्टम के लिए स्क्रीन करिए, और अगर वो सिम्टोमेटिक होती हैं तब वो टेस्ट करिए। सो आई एम श्योर आप लोग सब ने ये सिचुएशन देखी है कि आपने प्रोसीजर किया और हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव आ गया तो आपने पेशेंट को फोन करके स्क्रीन करा होगा कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं है। तो इस तरीके से पेशेंट का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो आखिरी बात है, SIPPE में से जो पर्सनल जो चौथा पार्ट है वो हमारा एक कॉर्नर स्टोन है, क्योंकि जब तक हम अपने लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे हम अपना जो फ्रंट फोर्स है, वर्क फोर्स है, वो नहीं चलेगा। तो जो पर्सनल मैनेजमेंट के 3 पार्ट हैं, स्टैगर्ड स्टाफिंग, सबको एक साथ नहीं भेज देना है। हम लोग आर्मी पर्सनल जैसे हैं, अभी वॉर मैनेजमेंट में सबको एक साथ नहीं भेज देना है, एक एक करके भेजना है। स्टाफ की ट्रेनिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आप एक एक करके भेजेंगे तो कंटिन्यूटी होती है, सबको एक साथ एक्सपोजर नहीं होता है और एडिक्वेट रेस्ट मिलता है सबको। तो जो हम लोगों ने किया था वो ये है कि स्क्रीनिंग टीम अलग बनाई है, सस्पेक्ट टीम अलग बनाई है, नॉन कोविड टीम अलग बनाई है जो रूटीन केयर करती है, कोविड टीम अलग बनाई है और टेली कंसल्टेशन टीम अलग बनाई है, ओपीडी टीम अलग बनाई है। इतना सब लोग के पास स्टाफ नहीं हो, बट ये बात हम समझ सकते हैं, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इवन जो स्टाफ नर्सेज हैं, अगर आपको इतनी जरूरत नहीं है तो सबको एक साथ ना बुलाया जाए। क्योंकि अगर आप एक पर्सन इन्फेक्टेड है और आपको उसको 6 लोगों ने देखा है, वही अगर आप स्टैगर्ड स्टाफिंग करते हो तो आप एक्सपोजर कम कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है बार बार सोचना, क्या हमें सबको बुलाना जरूरी है ड्यूटी पे। हमने लेबर रूम में भी बुला के बोला, क्या सिस्टर्स आप लोग अपना स्ट्रेंथ कम कर सकते हैं, रोज इतने लोगों को आना जरूरी है। तो ये एक माइंडसेट है जो हमें बहुत ज्यादा ट्रेन करना जरूरी है। स्टाफ ट्रेनिंग, जो इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, ये आपको अपने हॉस्पिटल में रोज रोज करना है। इस तरह के पोस्टर लगाइए। हम ये कहते हैं कि जो सुबह आप राउंड पे कंसल्टेंट जाता है वो पोस्टर के बगल में खड़े होके जो भी आसपास है उनको ये थ्रू आउट देम ये पोस्टर पढ़ेंगे जाके। तो ये बहुत जरूरी है।
मॉक ड्रिल्स करेंगे। ये सबसे ज्यादा दिक्कत जो आज के जमाने में आ रही है वो ये है कि हम डरते हैं कोविड पेशेंट से, कोविड पेशेंट्स भी बहुत एंग्शियस होते हैं, तो किस तरीके से बात करनी चाहिए ये हम लोगों ने मॉक ड्रिल्स क्रिएट करी हैं और अपने वेबसाइट पे भी अपलोड करी हैं कि आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से बात करें, उनको किस तरीके से समझाया जाए। तो इन सब में इन्फेक्शन कंट्रोल मॉड्यूल, बायोमेडिकल वेस्ट, इन सब चीजों को लेके आपको उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है और ये ट्रेनिंग एक बार करने से नहीं होगी, ये बार बार करना पड़ेगा। और जो अब बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन, हम लोगों को अपने स्टाफ को रोज बात करनी है कि क्या पेशेंट्स हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये जो बीमारी जितनी बदल रही है उतनी प्रॉब्लम्स भी रोज बदलती हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है। तो क्योंकि पेशेंट्स के जो कंसर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा, टीवी है, व्हाट्सएप है, तो रोज अलग अलग अफवाहें पहनती है, क्या मिथ है क्या ट्रुथ है, ये सब हमें क्लैरिफाई करते रहना चाहिए। जो लास्ट पार्ट ऑफ फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस है ये डॉक्टर दीना ने ऑलरेडी कवर किया है। दिस इज रिगार्डिंग द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। सो अगेन SIPPE, सो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस ऑलरेडी हैज बीन कवर्ड। तो एक बार मैं यही समराइज करूंगी कि अगर एंटीनेटल वार्ड है, प्रेग्नेंट पेशेंट का जो है आपका SOP होना चाहिए। PPE में आप एक ग्लव पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, गाउन पहनेंगे। जो IPC प्रैक्टिसेस है उसमें आपको जो है PPE पहनेंगे और हाइपोक्लोराइड से लार्ज सर्फेसेस को आप डिसइंफेक्ट करेंगे और स्मॉल सर्फेसेस को 70% इथाइल अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करेंगे। जो लेबर रूम है उसमें आप PPE पहनेंगे इंक्लूडिंग फेस शील्ड, और सिजेरियन डिलीवरी में आप कवरऑल्स पहनेंगे और साथ में आप शू कवर एंड बूट्स पहनेंगे। इन्फेक्शन प्रिवेंशन में आप सारे प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे इंक्लूडिंग एडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल। व्हेन यू आर गोइंग इनटू द सस्पेक्ट लेबर रूम, आपको पूरा का पूरा प्रॉपर जो लेवल 3 PPE किट इंक्लूडिंग द डॉनिंग और डॉफिंग का पूरा ध्यान रखते हुए इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस आपको बहुत जरूरी है सस्पेक्ट लेबर रूम में। और इम्पॉर्टेंट बात जो सस्पेक्ट एरिया में सबसे जरूरी है कि आप आइसोलेशन रूम्स जब क्रिएट कर रहे हैं उनको एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए और उनका एयर कंडीशनिंग का ध्यान रखना चाहिए। हर जगह आपके ये जो चेकलिस्ट होना चाहिए क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन का, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कितनी देर में साफ करना चाहिए। तो हर वार्ड में एक चेकलिस्ट होना चाहिए कि 2 आवरली क्लीनिंग हुई कि नहीं हुई, टर्मिनल क्लीनिंग कैसे कर रहे हैं, आप एक पेशेंट की शिफ्टिंग के बाद क्लीनिंग कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का एक चेकलिस्ट होना चाहिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का। सो टू समराइज, ये 5 स्टेप अप्रोच है फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए। आप अपना SOP बनाइए, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करिए, जितना भी स्मॉल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा है, आप एक छोटा सा रूम उसको अलग करके रख सकते हैं। रैशनल यूज ऑफ PPE, प्रोक्योरमेंट एंड रैशनल यूज ऑफ PPE। पर्सनल मैनेजमेंट में स्टैगर्ड स्टाफिंग बहुत जरूरी है, सभी को एक साथ मत बुलाइए, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट लोगों को डिवाइड करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को आप इनकलकेट करिए और कंटिन्यूअस यूज ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। अगर आप ये कर सकते हैं तो एवरी फैसिलिटी कैन बी कन्वर्टेड टू बी एबल टू हैंडल अ कोविड फैसिलिटी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अपर्णा, इट वाज एन एक्सीलेंट डिलीवरी। आपने बहुत ही अच्छी तरह आपकी फैसिलिटी को प्रिपेयर कैसे करना है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि पहले तो आप पेशेंट आएंगे तो टेस्ट क्या करेंगे, कौन सी करेंगे, स्क्रीनिंग किसको करेंगे, पेशेंट को ही नहीं लेकिन उसके रिलेटिव भी करना चाहिए, हेल्थ वर्कर को भी करना चाहिए। देन यू शुड हैव आइसोलेशन रूम, यू हैव कोविड सस्पेक्ट रूम, AC कितना होना चाहिए, 1 घंटे में 12 बार चेंज करना चाहिए। आपने ऐसे माइन्यूट डिटेल बताया है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसके भी मन में डाउट होगा। और आपके SOP वगैरह इतने सुपर्ब है। डॉक्टर रीना वानी के साथ मिलके आपने जो ये 2 लेक्चर बहुत एक्सीलेंट दिए हैं, जो सबको समझ में आएंगे, हिंदी में बताएं तो और भी हेल्थ केयर वर्कर को और भी फायदा हो गया है। और मुझे लगता है कि उनको कोई भी डाउट ऐसे इसमें आना नहीं चाहिए। एनीहाउ उनके पास कुछ क्वेश्चन होंगे तो इफ द टाइम परमिट्स वी कैन आस्क द क्वेश्चन आंसर if they have a question. Otherwise, I can, I congratulate Dr. Alpesh Gandhi, President Foxy, Dr. Jaideep Tang,
Secretary General Foxy, Dr. Priti Kumar, Chairperson Safe Motherhood Committee Foxy, Dr. Pushpa Chaudhary, WHO Country Official for India, Dr. Sunesh Kumar, Professor, Head and Department of Obstetrics and Gynecology, AIIMS, New Delhi, and Director of the WHO Center of COVID-19 for this excellent initiative. And my special thanks to Dr. Parul for excellent coordination. I am honored to chair the session with Madam Chandravati, and I thank organizer for making me and Madam Chandravati part of this initiative. I wish all the success to the organizer for this excellent initiative. I wish all the best to all healthcare workers and keep on learning. I appreciate your unconditional services to humankind and follow proper protocol to protect not only yourself, your family member, your patient and their relative, and we should come out of this COVID-19 infection with the flying colors, so we have less and less morbidity and mortality. I thank all of you for this good initiative and inviting us for this share the session. Thank you. Thank you, Madhuri, for being a wonderful co-chairperson, and you've done all my job. So I need not say anything, but I'll hand over. I think Vinita is going to take the last part of it, taking the question answers and coordinate with the panel. Yes, so ma'am. Give the mic to Vinita to call the panelist and take the question answers. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर चंद्रावती मैम। तो अभी आप सभी ने सुना कि अपने अस्पताल में कोविड की तैयारी कैसे करें, कोविड के पेशेंट को हैंडल करने के लिए। इसके साथ ही हॉस्पिटल में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जो कूड़ा निस्तारण है हॉस्पिटल का, उसका मैनेजमेंट कैसे करें। और लगभग हमारे पास 300 क्वेश्चन आए हैं, तो सभी को तो इस समय लेना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ खास क्वेश्चन हम आपके जो है उसका आंसर आपको देने जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस पैनल में जो हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, दिल्ली एम्स से डॉक्टर सुनेश कुमार, जो कि वहाँ स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर रीना वानी मैडम जुड़ रही हैं मुंबई से, RN कूपर हॉस्पिटल से। और आपके साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अपर्णा शर्मा, नई दिल्ली एम्स से, जो वहाँ पर एडिशनल प्रोफेसर हैं। और आपकी तरफ से आपके सवालों का जवाब मांगने जा रही हैं डॉक्टर प्रीति कुमार मैडम, जो कि हमारी सेफ मदरहुड कमेटी की चेयरपर्सन है और आपकी इस 3 दिन की जो आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी मुख्य संयोजक है। तो नाउ ओवर टू डॉक्टर प्रीति कुमार मैडम। थैंक यू विनीता, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और कुछ क्वेश्चंस हैं सर, डॉक्टर सुनेश सर, अपर्णा और डॉक्टर रीना जी, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूंगी। सबसे पहले मास्क के बारे में पूछना चाहूंगी। मैं देख रही हूँ डॉक्टर सुनेश सर लगातार मास्क लगाए रहे, अपने टॉक के दौरान भी लगाए रहे, लेकिन मुझे जो ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स मास्क को लेके काफी केयरलेस हैं, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि वो थोड़ा मास्क पहनेंगे, थोड़ा नाक के नीचे पहनेंगे, चिन से लटका हुआ होगा या गले में लटकाए रहेंगे। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सर कि जो मास्क यूज करें, क्योंकि ये लोग बार बार कितना चेंज करना चाहिए मास्क, आइडियली जैसे ये लोग बाहर निकल रहे हैं तो कौन सा यूज करें, जब हॉस्पिटल में ड्यूटी पे जा रहे हैं तो कौन सा मास्क यूज करें, और ये मास्क की कैसे इसकी यूज करेंगे और कैसे धोएंगे और कैसे साफ करेंगे इसको। तो ये चीजें आप थोड़ा सा सर बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए कि मास्क का कैसे यूज करें जब वो अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जा रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रीति। एक मास्क होता है जो हम आमतौर से ऑपरेशन थिएटर में यूज करते हैं, वो सिंगल लेयर मास्क होता है, लेकिन इस कोविड इरा में वो सफिशिएंट नहीं है। कोई भी मास्क हम यूज करें, अगर वो 3 लेयर वाला मास्क है तो वो बेटर माना जाता है। अभी मार्केट में कई तरीके के मास्क अवेलेबल हैं, कुछ में वाल्व लगा होता है, कुछ में नहीं लगा होता, लेकिन एक अच्छा मास्क वही है जिसमें 3 लेयर हों और वो पूरी तरह से नाक मुंह को ढक ले। और कुछ आपने देखा होगा मास्क जिसमें पूरा जो उसके धागे हैं पीछे तक चले जाते हैं, कुछ में ईयर में अटक जाते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं लगता। दूसरी जो हमारी आम आदत है कि हम बात करते समय बीच बीच में मास्क को नीचे या ऊपर कर लें, तो वो एक ऐसी आदत है जो ठीक नहीं मानी जाती। जब तक हम पेशेंट के पास रहें, हेल्थ फैसिलिटी रहें,
इस तरह की चीज़ हम अवॉइड करें। तो जो भी मास्क आपको हॉस्पिटल से मिल रहा है और जो भी मास्क आसानी से मिल जाए आप यूज़ कर सकते हैं। सर जैसे कुछ लोग कपड़े के जो 3 लेयर वाले मास्क सिलवा लिए हैं, लोग यूज करते हैं तो वो क्या लगता है आपको ठीक है? क्योंकि वो 3 लेयर के बनवा के अपना कपड़े के यूज कर रहे हैं, तो वो कितनी देर तक यूज कर सकते हैं? घर जाके अगर उसे करना है तो कैसे साफ करें उसको? इसमें सर जरूर बता दीजिए, क्योंकि ये ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स घर में बनाए हुए मास्क यूज कर रहे हैं, ट्रिपल लेयर मास्क यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जब नहीं मिलते हैं तो बाहर जाते हैं तो वो इस तरह के मास्क यूज करते हैं। तो उसमें जरूर ये क्लियर कर दीजिए कि इन मास्क की सफाई कैसे करें, इसको कैसे हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। जो बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत सारी जगह जो बने बनाए मास्क है वो अवेलेबल नहीं है और हमारे हेल्थ वर्कर ना घर पे ही ट्रिपल लेयर वाले कपड़े वाले मास्क बना के ये बिल्कुल यूज किए जा सकते हैं, कोई भी डर नहीं है। लेकिन कोई भी मास्क हम 6 से 8 घंटे तक लगातार यूज कर लें तो उसमें थोड़ा डर हो जाता है कि जो वायरस है वो उसकी लेयर पे कहीं चिपक ना जाए। तो शुरू में धोने के लिए आप घर पे पहले साबुन और पानी से ही धोते हैं, लेकिन अगर संभव है तो थोड़ी देर उसको जैसे सॉल्यूशन होते हैं स्टेरिलियम वगैरह, इसमें थोड़ी देर उसमें डुबोया जाए तो बिल्कुल श्योर हो जाता है कि कोई भी वायरस में अटका नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है, सिंपली साबुन पानी से धो के अच्छे से धूप में सुखा दें, वो भी ठीक ही माना जाता है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। अपर्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है, क्योंकि अभी वायरल वेदर चेंज हो रहा है और बहुत लोगों को सोर थ्रोट, और क्योंकि इतना डर बैठा हुआ है कि अगर कॉमन वायरल इन्फेक्शन भी है तो लोग डर जा रहे हैं, इवन हेल्थ केयर वर्कर्स हो चाहे डॉक्टर्स खुद हों। तो अगर सपोज करो हेल्थ केयर वर्कर्स का सोर थ्रोट है, गला खराब है, ड्राई कफ आ रहा है और सिम्टम्स को लेते हुए कोविड टेस्ट करा लिया उसने और वो कोविड टेस्ट नेगेटिव आया, या डॉक्टर्स ने करा लिया वो कोविड टेस्ट नेगेटिव आया, तो वो क्या काम पे अपने जा सकते हैं या उनको फिर भी थोड़ा सा आइसोलेट करना होगा? और अगर आइसोलेट करना है तो कितने दिन के लिए आइसोलेट करना होगा उनको? तो जैसा कि मैंने बोला मैम, अभी जैसे टेस्ट की जो अभी जो सेंसिटिविटी है वो काफी लो है ना। तो आज के जमाने में क्योंकि इतना पैंडेमिक फैला हुआ है और सोर थ्रोट है ना, ILI सेलाइक सिम्टम्स हैं या सोर थ्रोट है, तो फीवर के साथ अगर है सिम्टम्स तो हमारे को अपने आप को हाई रिस्क मानना चाहिए। और क्योंकि टेस्ट का डिटेक्शन रेट काफी कम है, तो अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है और अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो आप बेटर है कि आप अपने आप को थोड़े दिन आइसोलेट करें। अब ये जो आइसोलेशन पीरियड है ये हम बोलते हैं 5 to 14 डेज है, लेकिन अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं तो आपको पीरियड ऑफ सिम्टम्स खत्म होने के एटलीस्ट 3 डेज तक आप अपने आप को आइसोलेट करें। तो इतना आपको फॉलो करना चाहिए। हाँ, सिम्टम्स अगर खत्म हो जाते हैं तो आप 3 दिन और रुकिए और उसके बाद ड्यूटी पे जाइए। एक चीज बहुत प्रैक्टिकल जो हम लोग देखते हैं, अपर्णा शायद ये क्वेश्चन तुम ही ले सकते हो, कि अगर हम लोग जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स अगर देखें, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जैसे आपने बताया वो अलग है, लेकिन जो छोटे सेंटर्स हैं उसमें जैसे ओपीडी में गार्ड खड़ा है और ओपीडी के क्लिनिक पे कोई रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, तो उसको एग्जैक्टली क्या पीपीई वेयर करना चाहिए? क्योंकि यू नेवर नो कौन सा पेशेंट एंटर कर रहा है। हम लोग एक एरिया तो डेजिग्नेट कर रहे हैं, बट स्टिल वहां पे उनको एग्जैक्टली क्या पहनना चाहिए? ठीक है मैम, तो अगर आपने हमारा फर्स्ट वाला स्लाइड देखा होगा तो बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप मास्क पहनिए और डिस्टेंस रखिए, है ना। ये 2 चीज का ध्यान रखना है। अगर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम एक गार्ड को सबको फुल पीपी दें, और स्क्रीनिंग और WHO के रिकमेंडेशंस भी अगर आप देखें तो स्क्रीनिंग एरिया में पीपी की रिकमेंडेशन सिर्फ मास्क है ना। तो बहुत सी जगह जैसे कैप भी पहन लेते हैं, ग्लव्स भी पहन लेते हैं, पूरे गाउन पहन लेते हैं, तो वो चीज क्लियर करना चाह रहे थे कि स्क्रीनिंग एरिया पे जहाँ पे मिनिमम, मैम देखिए बिल्कुल हम मैम मिनिमम रिकमेंडेशन की बात करेंगे, जहाँ पे अधिक चीज अवेलेबल है वो अलग चीज है, बट एक मिनिमम रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि हम एक मास्क पहने, प्रेफरेबली जो भी हेल्थ केयर सेटिंग है वहां पर अगर आपके पास N95 मास्क है तो वो अच्छी बात है।
तो आप मास्क पहनिए और डिस्टेंस रखिए। एक चीज का ध्यान हमेशा हमें रखना है कि सिग्निफिकेंट कांटेक्ट होता है डिस्टेंस ऑफ लेस देन 1 मीटर फॉर मोर देन 15 मिनट्स। तो चाहे कोविड पेशेंट भी क्यों ना आपके पास आ जाए, अगर आपका डिस्टेंस मोर देन 1 मीटर है और आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट लेस देन 15 मिनट है तो आपको लेस एक्सपोजर। अपर्णा, एक चीज प्रॉब्लम बहुत होती है जो मुझे भी प्रैक्टिकली होती है कि चूंकि ये ग्लासेस पहनते हैं और सर ने भी बताया मास्क पहनो तो आपकी फॉगिंग बहुत होती है ग्लास की, तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बार बार उतार के उसको साफ करते रहो, तो उसके लिए कोई प्रैक्टिकल टिप्स, क्योंकि बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स पहन रहे होंगे ग्लासेस भी, तो उसको फॉगिंग को मास्क पहनते समय कैसे प्रिवेंट किया सकता है? हाँ, तो मैम और एक्चुअली और जो लोग सिजेरियन कर रहे हैं आई थिंक उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअली डर भी लगता है कि कुछ दिख नहीं रहा है और पीपीएच हो जाए तो क्या करें। तो इसके लिए 2-3 मेथड्स जो ये बताई गई हैं कि नंबर 1 ये है कि जो लोग चश्मा पहनते हैं वो गॉगल्स ना पहने। पहली बात, जो चश्मा पहनते हैं वो चश्मे के अराउंड आप चाहे तो सील करके सिर्फ एक फेस शील्ड पहने, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि जब आप मास्क पहनते हैं तो मास्क के अंदर आप एक टिश्यू पेपर लगा के उसको सील कर सकते हैं, दैट इज नंबर 2। नंबर 3 ये है कि जब आप अपना गॉगल्स पहनते हैं तो सोप वाटर से उसको थोड़ा सा वॉश कर लीजिए और उसका एक पतला सा फिल्म रह जाता है गॉगल्स के अंदर जिसके अंदर फॉगिंग नहीं होती है। और नंबर 4 जो मुझे आज ही पता चला है कि कुछ एंटी फॉगिंग केमिकल्स आते हैं जो कि अवेलेबल है, जिसको आप गॉगल्स के ऊपर वाइप कर सकते हो जिससे फॉगिंग नहीं होती है। बट जनरली ये प्रिकॉशंस हैं कि जितना आपका टाइट सील रहता है नाक के ऊपर आपके मास्क का, उतना कम फॉगिंग होती है। रीना जी, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव, रीना जी हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। रीना जी, जैसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आप जैसे घर में बता देते हैं कि आप आइसोलेशन में रहिए, करिए, तो कुछ उसके लिए टिप्स बताएंगे कि क्या कैसे करना चाहिए? रूम्स कभी कभी घर छोटे होते हैं, तो आप उसके लिए कैसे सजेस्ट करेंगे कि क्योंकि अब हॉस्पिटल्स भी इतने फुल हैं कि आपको बेड्स भी नहीं है, कहीं आप एडमिट भी नहीं हो सकते, तो ये सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को घर पे होम क्वारंटाइन बताते हैं या होम आइसोलेशन बताते हैं, तो होम आइसोलेशन के लिए आप क्या बताएंगे? किस तरह से होम आइसोलेशन में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? प्रीति जी, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है कि होम आइसोलेशन तभी हो सकता है जब कॉमन टॉयलेट न हो। अभी फॉर एग्जांपल बम्बई जैसे शहर में काफी लोगों के कॉमन टॉयलेट है, यानी जैसे एक पूरे फ्लोर पे चॉल सिस्टम है जहाँ 3-4 फैमिली शेयर टॉयलेट, यानी उस घर में सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। आइडियली कहते हैं होम आइसोलेशन के लिए बेडरूम जिसमें अटैच टॉयलेट हो, लेकिन ये काफी लोगों के घरों में नहीं रहता। तो जब एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है, पहले तो टॉयलेट फैसिलिटी आपको देखना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि एक दूसरे से दूर रहना जरूरी है और घर में सिंपल 3 लेयर मास्क का प्रयोग रखें। और जब खाना पीना वगैरह जो है तो एक कमरे में वो जो व्यक्ति है वो रहने को तैयार हो और जो उनका खाना पीना आके दरवाजे पे रखा जाए, वो फैसिलिटी अगर अरेंज कर सकते हैं ये सेफली हो सकता है। रीना जी, अगर कोविड पॉजिटिव है पेशेंट तो रूम में अगर रह रहा तो भी मास्क पहनना है उसको? रूम में रहने वाले हैं, लेकिन जब आप दरवाजे पे जाओ या अलग तो तभी घर वालों को और उनको मास्क रखना जरूरी है। आइडियली फेस टू फेस नहीं आना चाहिए और डिस्टेंस रखना ये जरूरी है। और आप कह रहे थे दवाई और ये तो जो अभी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे जिंक, विटामिन डी, कैल्शियम इज नॉट सो स्पेसिफिक, बट ये सारी जो चीजें हैं दीज आर रिकमेंडेड। हमारे रीना जी, जैसे बहुत अभी शुरुआत हुई थी तभी भी बताया जा रहा था काढ़ा पीजिए, हल्दी का दूध पीजिए और जिंक लीजिए और ये सारी चीजें लीजिए, तो ये कितनी इफेक्टिव है? क्योंकि बहुत लोग ज्यादा से ज्यादा इतना ज्यादा पी रहे हैं, उसको हमें लग रहा है ओवरडोजिंग कर रहे हैं जस्ट प्रिवेंट करने के लिए, तो कितना इफेक्टिवली उसको लेना चाहिए प्रैक्टिकली? इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऐसे कहा है कि A to Z सब चीज आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सारी चीज यूज हुई है, लेकिन ऐसे हम नहीं कह सकते बाय रैंडमाइज्ड ट्रायल कि ये चीज काम करे और ये चीज नहीं काम करे। पहली चीज ये देखना चाहिए कि नुकसान न हो ऐसी चीज आप यानी जिस चीज से नुकसान हो वैसी चीज आप न लें। तो काढ़ा, हल्दी का दूध, इससे कोई खराबी तो नहीं होने वाली है, तो ये लेने में कोई हार्म नहीं है। बीच में बम्बई में रोटरी क्लब ने सारे एरियाज में एक होम्योपैथी दवाई आर्सेनिका एल्बा
3 दिन का जो कोर्स था वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, और लोगों की ऐसे लंबी लंबी क्यू थी वो फ्री दवाई लेने के लिए, लेकिन वो सचमुच में काम कर रही है कि नहीं उसके कोई ट्रायल्स नहीं है। तो कहने का मतलब है कि प्रिवेंशन करें, फेस मास्क बहुत जरूरी है, और हैंड वॉशिंग, जो अगर आपके पास सुविधा है हैंड वॉशिंग की तो सबसे ज्यादा तवज्जो आप हैंड वॉशिंग पे दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग, और आपको सही ढंग से हैंड वॉशिंग की टेक्निक आनी और चाहिए। इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगी प्रीति जी कि लोग समझते हैं कि सैनिटाइजर की बोतल नहीं है तो वी आर नॉट सेफ, दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। अगर आप साबुन और पानी से भी अच्छी तरह हाथ धोएं, ये भी काफी है फॉर 20 सेकेंड्स एटलीस्ट। अवेलेबल है तो हाथ साबुन से धोइए, पानी से धोइए, वो ज्यादा अच्छा है। सुरेश सर, आप से एक रिक्वेस्ट है। सुरेश सर, हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे ड्यूटी से घर जाएं, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स हॉस्पिटल से घर जाएं तो वो अब पता नहीं कितने लोगों से एक्सपोज हुए होंगे या ड्यूटी करके जा रहे होंगे, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो घर जाने से पहले, जब घर जाएं पहुंचे तो क्या क्या करें? सबसे पहले तो हॉस्पिटल से निकलने से पहले ही अच्छे से अपने हाथ धो लें साबुन से, और जो मास्क है जो हॉस्पिटल में यूज किया है पिछले 6-8 घंटों में तो चेंज कर लें। और अगर हॉस्पिटल के अंदर हैं तो अच्छा यही रहता है कि हॉस्पिटल की ड्रेस को यूज करें, और जाते समय जो अपनी होम ड्रेस जो घर से पहन के ड्रेस आए थे उसको चेंज करके जाएं। मास्क रास्ते में भी लगा के ही रखें, चाहे वो ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, अपने स्कूटर से जा रहे हैं, मास्क को पहनना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे ही घर पे पहुंचने के बाद फिर से एक बार अपने हाथ को साबुन पानी से या सैनिटाइज़र है उससे अच्छे से साफ कर लें। और घर पे जाने के बाद जनरली लोग बाग अपनी जो हॉस्पिटल की ड्रेस पहन के आए थे उसको चेंज करते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है। तो जस्ट मिनिमल प्रिकॉशन लेने से ही बहुत कुछ बचा जा सकता है। बाई चांस उनको रास्ते में लगता है कि नहीं आज तो मेरा गला खराब है, मुझे हल्का फीवर है, तो बेहतर ये होगा कि वो वापस आके हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर लें, अपना टेस्ट करा लें, और फिर कुछ समय के लिए क्वारंटाइन का पालन करें। थैंक यू सो मच सर। कुछ स्पेशल टिप्स डाइट का भी देना चाहेंगे क्या? डाइट ऐसी हो जो आपको पसंद हो। थैंक यू सो मच सर। अपर्णा, नेक्स्ट क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे सपोज कोविड और सस्पेक्टेड कोविड जैसे पेशेंट्स होते हैं किसी फैसिलिटी में, क्योंकि अब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के जो हम लोग के हॉस्पिटल्स हैं कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गए हैं, तो अगर सस्पेक्टेड और कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को क्या एक ही विसिनिटी में एक साथ रख सकते हैं हम लोग? एक ही एरिया में रख सकते हैं, ज्यादा वो ना हो? तो मैम जैसे कि मैंने ये बोला कि आपको कोविड नेगेटिव पेशेंट को कोविड सस्पेक्ट के साथ आपको नहीं रखना है। सो कोविड सस्पेक्ट का अलग एक फैसिलिटी होना चाहिए, और कोविड सस्पेक्ट को कोविड पॉजिटिव के साथ भी नहीं रखना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड नेगेटिव जो सस्पेक्ट हैं उसमें आप ये मान के चलिए कि 20 to 30% जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी 70% आपके नेगेटिव आएंगे। तो आप वो 70% को फोर्स करेंगे। तो एक एज अ जनरल प्रिंसिपल कोविड सस्पेक्ट फैसिलिटी हैज टू बी डिफरेंट। तो अगर एक छोटा सा नर्सिंग होम हो तो आप एक कमरा बना लीजिए जिसमें कि आप कोविड सस्पेक्ट को रखेंगे, क्योंकि एक बार में आपके पास एक पेशेंट आएगा, उसका टेस्ट सीबी नैट आज की डेट में 2-3 घंटे में आ जाता है। ठीक है। अब अपर्णा, मैं शायद आपको बता देगा कि वो क्या है, तो उसको एक अलग कमरे में रखिए, उसकी रिपोर्ट का वेट करके बात करें। अपर्णा, एक बार जरा सा फिर से डिटेल कर दो, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो नॉन कोविड एरिया में काम कर रहे हैं, वो जो कोविड एरिया में काम कर रहे हैं वो, और जो सस्पेक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या पीपीई पहनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग डेस्क पे बता दिया खाली मास्क इज सफिशिएंट, स्क्रीनिंग एरिया में ट्राइज एरिया में मास्क सफिशिएंट है। अगर नॉन कोविड है, जैसे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो नॉन कोविड हैं और अब कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या पीपीई पहनना चाहिए,
और सस्पेक्टेड में क्या क्या पीपीई पहनना चाहिए और कोविड पेशेंट्स में क्या क्या पीपीई पहनना चाहिए? मैम इसको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 3 पार्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सस्पेक्ट और पॉजिटिव को एक ही जैसा ट्रीट करना चाहिए। तो सस्पेक्ट और पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं है। जो नॉन कोविड एरिया है उसमें बेसिकली आपको एक N95 मास्क पहनना चाहिए साथ में, क्योंकि लेबर एरिया है और उसमें एरोसोलाइजेशन बहुत ऐसे प्रोवन नहीं है, बट क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेट करती है और हमारा काफी क्लोज कांटेक्ट रहता है पेशेंट के साथ, तो एक फेस शील्ड प्रेफरेबल है। साथ में ग्लव्स हमेशा पहनिए, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का प्रिवेंशन, एंड देन साथ में गाउन पहनिए। तो गाउन, ग्लव्स, N95 मास्क एंड फेस शील्ड, दिस इज फॉर द नॉन कोविड एरिया। बेसिकली जब हम कोविड एरिया में जाते हैं तो इसके ऊपर आपका एक कवरऑल होता है, तो कवरऑल है जो कोविड एरिया के लिए स्पेसिफिकली जो टाइप सूट होता है। मैडम, डॉक्टर चंद्रावती मैडम माइक म्यूट करिए। हाँ मैम मैंने कर। सो बेसिकली यही फर्क होता है कि आप जब कोविड एरिया में जाते हो तो एक स्पेशल काइंड ऑफ कवरऑल या टाइवेक सूट आपको प्रोवाइड किया जाता है। कोविड और नॉन कोविड, कोविड जो है वो रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस आपके बहुत ज्यादा होते हैं कि बिल्कुल भी आपका जो फेस है वो विद गॉगल्स एंड फेस शील्ड कंप्लीटली कवर्ड होना चाहिए, ताकि कोई भी आपका रेस्पिरेटरी पैथोजन अंदर ना जा सके। वो बेसिक फर्क है। अदरवाइज द गाउन एंड द ग्लव प्रिकॉशंस आर द सेम। एक चीज और पढ़ना, अगर कोविड में कोई अपना पीपी पहन के गया है, उसमें कुछ ब्रीच हो गया, ये फट गया या कहीं दाग लग गया, एक्सपोज हो गया, तो क्या उसको टेस्ट कराना पड़ेगा? जैसे बताया नोडल ऑफिसर को आप इन्फॉर्म करिए, तो क्या उसको भी टेस्ट कराना पड़ेगा? क्योंकि यू नेवर नो कितना एक्सपोजर हुआ है उसको। एक और बात ये है ना मैम कि आप इंक्यूबेशन पीरियड देखिए, इमीडिएटली तो कोई भी पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। सो इफ देयर इज अ प्रॉपर ब्रीच इन पीपी विच इज सिग्निफिकेंट, है ना, कोविड जो है इट इज, अगर आपका कांटेक्ट था, मतलब आपने उस पेशेंट को टच किया विदाउट ग्लव्स या पेशेंट के कांटेक्ट में आए विदाउट मास्क, तो ये जो है सिग्निफिकेंट कांटेक्ट है। तब आप अपने आप को आइसोलेट करिए, डे 5 और डे 14 पे टेस्ट करिए, अपने आप को सिम्टम के लिए स्क्रीन करिए। ये 3 चीजों को फॉलो करना है। पहली बार डिटरमिन कि आपका कांटेक्ट सिग्निफिकेंट था, अपने आप को आइसोलेट करिए और डे 5 और डे 14 पे टेस्ट करिए और स्क्रीन करिए सिम्टम के। चलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनेश सर, डॉक्टर रीना वानी एंड अपर्णा जी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सारे सवाल जवाब लिए। अब मैं विनीता से कहूंगी अगर 1-2 क्वेश्चंस कुछ रह गए हों जो, तो वो और पूछ ले, फिर हम लोग ये प्रोग्राम को आज यहाँ पे समाप्त करेंगे। हम क्वेश्चन तो लगभग 400 के आसपास लोगों ने पूछा है, लेकिन एक बाकी सारे क्वेश्चंस का तो आंसर मिल गया है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि अगर मदर कोविड पॉजिटिव है तो बच्चे को कोविड होने के चांस कितने हैं और वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है कि नहीं? वैसे हमारे आगे वाले मॉड्यूल में आगे वाले कल वाले मॉड्यूल में हमारे ख्याल से विनीता लिया जाएगा। और कल हम लोग डॉनिंग और डॉफिंग का वीडियो भी जो एम्स के द्वारा बनाया गया है उसको भी कोशिश करेंगे कि वो हम लोग प्ले कर सकें, जिससे आप सब लोग देख सकें, अच्छे से समझ सकें कि डॉनिंग और डॉफिंग कैसे की जाती है। क्योंकि अभी रीना जी ने बहुत समय के अभाव के चक्कर में बहुत छोटे कम समय में बताया, तो कल कोशिश करेंगे इस चीज को हम लोग डिटेल में बताएं। इसके अलावा आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस विनीता है तो पूछो। मैम थोड़ा सा ये पूछना है, किसी ने पूछा है कि एम्बुलेंस स्टाफ को भी N95 पीपी सब कुछ यूज करना चाहिए अगर वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट को शिफ्ट कराता है तो? विनीता, ये एक्चुअली मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में भी मेंशन किया था कि जब आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यूजुअली आपकी फैसिलिटी में देयर हैज टू बी अ डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर वर्कर जो साथ में जाए और उनको भी फुल पीपी यूज करना चाहिए। और एम्बुलेंस जब वापस आए तभी भी वो एम्बुलेंस का भी डिसइंफेक्शन पूरा होना चाहिए। और जहाँ पे आप पेशेंट को भेज रहे हो वहां पे पहले जानकारी दे के पूरा प्रिकॉशन लेके ही पेशेंट को भेजना जरूरी है। इनफैक्ट इसके लिए अलग कोविड एम्बुलेंसेस बनाए गए हैं, क्योंकि एम्बुलेंस का शॉर्टेज था। मुंबई में काफी स्कूल बसेस, छोटे स्कूल बसेस को कन्वर्ट करके कोविड एम्बुलेंस करके बनाए गए हैं जो इसी काम के लिए यूज होते हैं, एंड दे आर यूज्ड ओनली फॉर दैट। थैंक यू मैम। और एक क्वेश्चन और हेल्थ केयर वर्कर्स ने पूछा है कि वो अपना एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से बचाव कैसे करें? ये जो है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से बचाव जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्राइजिंग के वक्त, 2 ही चीज हैं। आप घबराओ मत, अगर आप हमेशा पीपी नहीं पहन रहे हो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है।
ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क या प्रॉपर क्लॉथ मास्क हमेशा यूज करें। उसका और मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में ये भी बताया था कि आप बीच में टच मत करें, मास्क गले पे ना उतारें। बीच में खाने पीने के लिए अगर आप ऐसे ऊपर से निकालो तो कोई फायदा नहीं, अगर आप मास्क में बीच में निकालो तो एक सेपरेट बैग या एरिया रखना चाहिए। और पहनने के वक्त भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यही चीजों की वजह से मास्क कभी कभी फेल हो सकता है। इतना और सोशल डिस्टेंसिंग, बस ये 2 चीज का भी आप पालन करेंगे तो यू विल बी सेफ। तो डोंट वरी, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट अभी बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं कि इनफैक्ट आपके बाजू वाला हेल्थ वर्कर भी शायद एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हो सकता है। तो विद इन द डिपार्टमेंट या वर्किंग एरिया में भी एनकरेज प्रॉपर यूज ऑफ मास्क। इनफैक्ट मैं जब राउंड लेती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे यहाँ मास्क ही पहन रहा है, तो उनको भी मैं डांटती हूँ, क्योंकि काफी टाइम उनका मास्क यहाँ गले पे लटका हुआ रहता है। तो मैं बोलती हूँ भैया ये आपके लिए ही है, प्लीज मास्क नाक के ऊपर मुंह नाक ढक के रखो, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम। नाउ अब हम इस कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, पर उससे पहले आप सभी के धन्यवाद के लिए आ रही है हमारे सामने डॉक्टर रिंचन, जो कि एम्स से हैं। तो नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रिंचन टू पे द थैंक यू। Thank you. Good evening, everyone. And it is my proud privilege to propose a vote of thanks on this huge virtual platform. First and foremost, I would like to thank Dr. Rudriko Oprin, representative WHO India, and Dr. Pushpa Chaudhary, team lead RMNCH WHO Country Office for India, for their support in organizing this mega event. And special thanks to Dr. Priya Karna, Technical Officer, Reproductive Health, for coordinating the activity on behalf of WHO Country Office. I extend my heartfelt gratitude to Professor Sunesh Kumar, HOD, Department of Obs and Gynae, AIIMS, New Delhi, for his constant support and guidance on design and content of the program since the beginning. I would like to thank Dr. Alpesh Gandhi, sir, President Foxy, for providing this platform for dissemination of information on important topics for the healthcare workers. I would like to express my sincere gratitude to Dr. Preeti Kumar ma'am for taking up this initiative at this very crucial time, and for her untiring efforts in trying to take this to every corner of the country. Thank you, ma'am. Special thanks to Dr. Aparna Sharma for her efforts since the inception of this program on the academic content of the program. This scale of program has been possible because of the enthusiastic support from the team of Safe Motherhood Committee of Foxy, who have been the pillars of this program since the beginning. A big thank you to Dr. Chandravati ma'am and Dr. Madhuri Patel for chairing the session so gracefully. I express my sincere thanks to Dr. Reena Vani ma'am for her crisp talk on infection prevention and biomedical waste management. A big thank you to the core team who had a great role in propagation of this event, and they are the reason why as of now we have 8,000 logins today. And thank you very much to all the participants for their active participation. We hope that the content would be useful for all of you in your practice. And before winding up, I would like to request all the participants to log in tomorrow at the same time at 3 p.m. through the same link, that they will get attend all the 3 sessions completely. And the auto-generated certificates will be mailed to them on their respective email IDs. Thank you very much and have a great evening to all of you. Thank you. Thank you.